बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे। आज के दिन की एक बहरहाल अच्छी बात यह है कि कल भी हमने वैसे जिक्र किया था, चूँकि आपकी छुट्टियाँ हैं तो हमें ट्रैफिक बहुत कम मिल रहा है और सड़कों में बड़ा सुकून है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर पाकिस्तान में ऐसे ही हो, इतनी कम आबादी हो, इतना कम ट्रैफिक हो, कितना मज़ा हो जिंदगी में। पर यही मुल्क हमें यूरोप से कम नहीं लगेगा, कम से कम लाहौर तो यूरोप से कम नहीं लगेगा, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन सूरत हाल ऐसा नहीं है। और दूसरा एक और वैसे कल हुकूमत ने हल निकाला है आपकी ट्रैफिक को कम करने का या सड़कों में। पुराने दौर में कहते थे ना फलां की 2 टके की इज्जत नहीं है, वो टके जारी बात है मिलके, बहुत सारे टके मिलके उस वक्त रुपया या जो करेंसी बनती थी वो बनाते होंगे, इसलिए ये मुहावरा होता होगा। कल 2 तो नहीं 1 टके के ऊपर जरूर रिलीफ मिला आवाम को, 1 पैसे का जिसे कहते हैं। तो हुकूमत ने 1 पैसे का रिलीफ दिया आउट ऑफ 10। उन्होंने कहा जरा वो भी वैसे क्यों जहमत की इमरान? आपकी बचत होगी बहुत ज्यादा। पूरे 10 लीटर पे 10 पैसे बचत है। और 100 लीटर का तो खैर टैंक नहीं होता यूजुअली, गाड़ियों का 50, 25, 35 लीटर का होता है। अगर 35 लीटर का टैंक है तो 35 पैसे बचत है आउट ऑफ 10। पूरा उन्होंने इक्वेशन से बचाया। ये वो जो ब्रांड्स की सेल है ना 399 वाली, ये वो वाला हिसाब किया, 9 रुपए 99 पैसे। आपको पता चल गया हम क्या बात करें। वफाकी हुकूमत ने महंगाई और बिजली के बिलों से जो सताया अवाम पे, उन पर पेट्रोल बम भी अब गिरा दिया। और हुकूमत ने आइंदा 15 दिनों के लिए जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 रुपए 99 पैसे फी लीटर। 10 कहें यार। हाँ। नहीं, मैं 1 पैसे का रिलीफ गिनवाऊंगी। 1 पैसे का रिलीफ हमारी तरफ से। हाँ, हमारी तरफ से। जबकि डीजल की कीमत में 6 रुपए 18 पैसे का इजाफा किया गया है और कीमतों में इजाफे के 22 पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 275 रुपए 60 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 283 रुपए 63 पैसे हो गई है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों का इत्तलाक कल शाम 12 बजे से अब हो चुका है और ये कीमतें आइंदा 15 रोज तक लागू रहेंगी। इमरान, पहले बिजली महंगी और अब पेट्रोल। बस वो मैंने कहा आप कहेंगी बड़ा 9.99 और छोटा 6.99 ये कर देते, यानी कि बड़े पे इतनी सेल है और छोटे पे इतनी सेल है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा डियर व्यूवर्स, हमें बहुत एहसास है आपका और सारी बातें हम इसका हिस्सा है और ये बहुत ही अलार्मिंग बात है। कल मैंने वैसे बिजली की प्राइस पे जिक्र किया था और आज हम पेट्रोल का तज़किरा कर रहे हैं कि हुकूमत इतनी बेरहम है, इतनी संगदिल है। शायद अवाम में से होती तो उसको एहसास होता, मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि जो अवाम में से होते हैं उन्हें अवाम का एहसास होता है। आई एम अफ्रेड एंड आई एम अमेज्ड कि ये लोग जब अपने हलकों में जाते हैं अपनी अवाम को कैसे फेस करते हैं। कल जब इतनी बड़ी बड़ी बुलंदोबाग दावों के साथ आए थे और कोई रहम नहीं कर रहे, जब इनका दिल आता है एक बिल निकालते हैं, पास कर देते हैं और ओगरा अपनी मर्जी से जो ये उसके पास डिस्कोर्स जाती हैं, ओगरा आगे प्रोसीड करता है, प्राइम मिनिस्टर साइन करते हैं, इट हैपेंस। और जब बातें इमरान ऑपोजिशन में होती हैं तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि इस तरीके से शब खून मारा गया, रात गए, इजाफा कर दिया गया। लेकिन जब खुद इख्तिदार में होती हैं तो तब पता नहीं ये सोच कहाँ गायब हो जाती है। बहुत अफसोसनाक है जी, कहीं ना कहीं आवाम का क्या हाल। और यहाँ पे कसूर ओपोजिशन का भी है। अगर एक मौसर ओपोजिशन यहाँ पे मौजूद होती है तो वो भी रेजिस्ट करती है, वो भी इनको टफ टाइम देती है। ऐसा लगता है इट्स एन ओपन प्ले ग्राउंड जैसे है और मेरे और आप जैसे लोग जो है वो अपने ही लड़ाई झगड़ों से फुर्सत नहीं है, आवाम का क्या सोच। बिल्कुल ऐसी है, ठीक कह रही हैं आप। अच्छा खैर, अब हम बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, बल्कि डायरेक्टली कर लेते हैं। चले कि आज की बड़ी खबर में क्या है आपको बताएं कि जो वफाकी हुकूमत है उसने तहरीक इंसाफ पर आपको मालूम है पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है और फाइनली बिल्ली थैले से, अब तो बिल्ला कह सकते हैं, थैले से बाहर आ गया। जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारण है, उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ का केस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। बहुत वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए केस दायर करेगी, ऐसा भी कहा तारण साहब ने। जरा सुनिए। वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। दहशत गर्दों को वापस लाकर बसा रहे हैं, फौज पर हमला कर रहे हैं, फौरन फंडिंग ले रहे हैं, IMF को कह रहे हैं पाकिस्तान की मदद ना की जाए और बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। ये किसी और सियासी जमात ने किया था तो आपने चौराहे में उनको लटका देना था। आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबलियों को तोड़ा था नो कॉन्फिडेंस के दौरान। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और यह आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है यह भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। सही है जी। कहते हैं आइन के आर्टिकल 17 के तहत हुकूमत ये करने जा रही है और आर्टिकल 17 हर शहरी को यूनियन और एसोसिएशन बनाने का हक देता है, मगर ये हक पाकिस्तान की सालमियत
खुद मुख्तारी, अमन-ए-आमा और अखलाकियात के मफाद में कानून के जरिए आयद की गई किसी भी माकूल पाबंदी के ताबे होगा। अगर वफाक उस पर यह डिक्लेयर कर दे कि कोई सियासी जमात इस तरीके से बनाई गई या ऑपरेट कर रही है जो मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए खतरा है, तो हुकूमत 15 दिन के अंदर डिक्लेरेशन जारी करेगी और जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर हतमी होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जवाबन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाबंदी का जो हुकूमती बयान है अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है, ये बच्चों का खेल नहीं है। और पीटीआई के अलावा भी इमरान दीगर जमातें भी हुकूमत के इक़दाम की तनकीद कर रही हैं। छोटी बड़ी जो जमातें हैं वो तनकीद कर रही हैं। फरहतुल्लाह बाबर साहब तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि ये सियासी जमात पर पाबंदी और गद्दारी के मुकदमे की बात फजूल है और जो हुकूमत का पैदा करता बहरान है इसमें जमहूरियत और रियासत पायदार नहीं रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी रद्द-ए-अमल दिया कि सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं है। दूसरी जानिब ये जो सीटों का मामला हुआ था मखसूस नशिस्तों का, इस पर भी हुकूमत की तरफ से दरखास्त नजरसानी दरखास्त दायर कर दी गई है। हमारे साथ हमारे सीनियर तज्जियाकार सलमान आबिद साहब मौजूद हैं। हमने अलसुब उनको मधु की, हमने कहा भी खबरें इतनी ज़रा करारी हैं, इतनी स्पाइसी हैं, तो ज़रा उसके ऊपर जो तज्जिया वो भी थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए। सो वी जस्ट हैव हिम, हम ज़रा उनसे डिस्कस करते हैं कि वो इस सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज करें। सब थैंक यू वेरी मच और सुबह खैर, आप तशरीफ लाए। अच्छा, ये स्पाइसी तो चले इन टर्म्स ऑफ न्यूज़ मैंने बोला ना लाइटर नोट, बट ये बड़ा अलार्मिंग है आज़ादी इज़हार राय के ऊपर जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। मेरा सवाल पहला ये है कि अब से 2 दिन पहले ही या 3 दिन पहले ही तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पे तहरीक इंसाफ को एक जमात खुद करार दिया, अपने फैसले के मतन में लिखा और उसके वजूद से कहा कि इनकार नहीं किया जा सकता और वो एग्जिस्ट करती है और फिर उसको मखसूस नशिस्तें दे दी। दूसरी जानिब अब 3 दिन बाद ही हुकूमत उसको कह रही है कि इसी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। तो अगर यही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आप इसको किधर जाता देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो फैसला किया गया है ये एक जज्बातियत पर मबनी फैसला है और ये एक रद्द-ए-अमल है उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो मखसूस नशिस्तों के कॉन्टेक्स्ट में आया, क्योंकि इससे पहले तो कोई गुफ्तगू नहीं हो रही थी कि पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के हवाले से। सही। अच्छा, दूसरी बात ये कि जितने भी इल्जामात हैं ये अभी इल्जामात हैं, अभी तो 9 मई के मुकदमे चल रहे हैं, अभी तो किसी जगह पर भी किसी को भी उसके ऊपर कन्विक्ट नहीं किया गया, ना कोई सजा सुनाई गई है। तो जब अभी तक कोई सजा नहीं सुनाई गई तो आप कैसे ये मुकदमा दायर कर सकते हैं कि जनाब इन्होंने ये काम किया और हम इसके खिलाफ ये एक्शन लेने जा रहे हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि ये इतना आसान काम नहीं है जितना हुकूमत ने समझ लिया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने ऐलान कर दिया और पार्टी बैन हो गई है। इसका एक लीगल प्रोसेस है। ठीक। और अभी हिना ने कहा तो इसको एक लीगल प्रोसेस ये है कि पहले इसको कैबिनेट ने अप्रूव करना है। सही। उसके बाद ये पार्लियामेंट के अंदर बहस होगा, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आपको वहां जस्टिफाई करना है इस पूरे प्रोसेस को, जो कि मुमकिन नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप 9 मई को पकड़ेंगे तो वहां इंतजामिया, वहां पुलिस, वहां रेंजर्स, वहां सिक्योरिटी एजेंसियां सब कोलैप्स होंगी। तो भी आप कहां थे उस वक्त जब ये वाकयात हो रहे थे? एक्सपोज होंगे सर, आप कहां थे? दूसरी बात यह है कि देखिए इसमें पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है। एक भी इत्तेहादी आपके साथ नहीं है। एक जमात, पाकिस्तान की कोई सियासी जमात जिसने ये ऐलान किया हो कि हम इस हुकूमत के इस फैसले की हिमायत, और अगर ये पार्लियामान में आता है तो अगर ये पार्लियामान में आएगा नहीं करेगी सपोर्ट। पीपल्स पार्टी तो कल कह चुकी है। रज़ा रब्बानी साहब का वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ ले, फरहतुल्लाह बाबर का पढ़ ले, जमात इस्लामी को देख ले, एएनपी को देख ले, अच्छा फिर पीएमएलएन के अपने अंदर, यानी साहब रफीक साहब पूछ रहे हैं ये फैसला कहां पे हुआ है, ये खरम दस्तगीर साहब पूछ रहे हैं ये फैसला कहां पे हुआ है, और राना सनाउल्लाह के बकौल लगता ऐसे है जैसे ये लड़ाई करने का फैसला किया गया अदलिया के साथ। अब लड़ाई पहले उनकी हुकूमत की थी पीटीआई के साथ, अब ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अदलिया के साथ और एक अपने आप को जिसे कहते हैं ना हीरो बनने की कोशिश की जा रही है। देखिए हम तो वोट को इज्जत वाले लोग हैं, हम तो जमहूरियत के वाले लोग हैं, तो वो ट्रेन आप मिस कर चुके हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने कहा कि हमने डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ या कासिम सूरी के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाना है। ये 2 साल बाद आपको ख्याल आया गद्दारी का मुकदमा चलाने का, जब असेंबली टूटी और आपने तहरीक इत्तेमाद के जरिए उसको निकाला, उसके बाद आप हुकूमत आ गई, आपकी हुकूमत आ गई, आप 16 माह हुकूमत में रहे, आपने वो गद्दारी का पर्चा दर्ज नहीं कराया। आज अब 2 साल के बाद आपको याद आ रहा है गद्दारी का पर्चा। सलमान आप इसमें वजह क्या है? कुछ दिन पहले तक हमने देखा मुज़ाकरात की दावत दी जा रही थी, हुकूमत की जानिब की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अब अचानक से पार्टी बैन करने की बात की जा रही है। तो वही बात हो गई, कभी पर्दा कभी जलवा, तमाशा क्या है? मुझे जाती तौर पर लगता है कि जो सियासी बंदोबस्त इस इलेक्शन के नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट ने किया था वो अपनी मुद्दत पूरी करता हुआ नजर आ रहा है। वो अपनी अहमियत नहीं मनवा सका, वो परफॉर्म नहीं कर सका, वो डिलीवर नहीं कर सका, वो सियासी तौर पे डिलीवर नहीं कर सका, और साथ साथ जो एस्टैब्लिशमेंट पे बहुत तनकीद हो रही थी उसका भी कोई मौसर जवाब नहीं दे सका। इसलिए ये एक डेफिसिट में जा रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो हमें समझ आती है कि जो पीएमएलएन का मूड है
वो अपने दीगर अलाई के साथ आइसोलेशन में चले गए। पीपल्स पार्टी के साथ भी आप देख ले, JUI माजी में इनके साथ थी, उसमें भी आइसोलेशन में चले गए। और अब नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। अच्छा। और ये जो कल जो कुछ हुआ, आपको याद है ना, एक कल इजलास होना था मुस्लिम लीग नून का, जो कि कैंसिल कर दिया गया, अगरचे उसमें वजह बनाई गई आशूरा को, लेकिन जो खबरें आई हैं वो ये है कि PMLN के अंदर इस इशू के ऊपर इत्तेफाक नहीं, और इसीलिए फिर अता तारर साहब को कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश किया गया, जिस पर लोगों ने कहा कि ये फैसला कहां पे हुआ था, शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया, नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया, किसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है? तो PMLN के अंदर भी जो है ना इस वक्त मूड ठीक नहीं है। अच्छा, इस वजह से अब आप देखिए, जब आप ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो इस लड़ाई की इंप्लीकेशंस क्या हैं? मिसाल के तौर पे हुकूमत और PTI क्लैश, हुकूमत और जुडिशरी क्लैश, हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों का क्लैश, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान भी क्लैश पैदा होगा जब ये सारी सूरत हाल बनेगी। तो मुझे ये लगता है एस्टैब्लिशमेंट की भी मंशा इसमें शामिल नहीं सर, मंशा देखिए ना, मंशा अगर आप कहें मंशा शामिल है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जुडिशरी के खिलाफ एक ऐलान जंग कर देगी? ऐसा नहीं होता। देखिए, एक फैसला अदालत, लेकिन वो ऐलान जंग ऐलानिया तो नहीं होता, जंग तो चलती रहती। बात यह है कि देखिए, एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, 13 लोग थे, उसमें से 11 लोगों ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कहा कि ये इलीगल है। अब आप मुझे बताएं, अब आप रिव्यू में जा रहे हैं, वही जजेस है ना, उन्हीं से आपको फैसला लेना है ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बराह रास्त कोई लड़ाई नहीं लड़ने के मूड में है, और यही मशवरा दिया जा रहा है PMLN के अंदर भी। नहीं, लेकिन इवन शहबाज शरीफ भी चाहते हैं कि लड़ाई ना हो। फिर हम ये समझें कि अगर कोई स्टेक होल्डर इनके साथ नहीं है तो क्या ये सोली अता तारर और शहबाज शरीफ साहब ने बैठ के तो फैसला मेरा जाती ख्याल कहीं ना कहीं तो किसी पावर हाउस से किसी बैकअप प्लान के तहत कोई सपोर्ट है ना? अगर मैं आपको शरारतन कुछ कह रहा हूं और प्रोवोक कर रहा हूं तो आपका कोई अकल है, आपकी कोई फहम है, आपका कोई दिमाग है, आपकी कोई सोच है कि हमने क्या करना है? यानी आपको अगर कोई घोड़े के पीछे लगा दे तो आप वो घोड़ा बन के निकल जाएंगे? आपने ये देखना है कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या है। अच्छा। आपने ये देखना है कि आपकी पार्टी कहां खड़ी है। आपने वोट को इज्जत दो के बयानिए से लेकर PTI पर पाबंदी का जो सफर तय किया है उसमें PMLN कहां खड़ी है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसलिए आपका बैगेज बहुत ज्यादा है PMLN का। अच्छा। और मैं कल 2-3 लोगों से मिला हूं जो PMLN के MNA हैं पंजाब से, उन्होंने कहा कि हमें कहां लाके खड़ा कर दिया गया है। एक तरफ महंगाई, एक तरफ पेट्रोल, एक तरफ बिजली के बिल, एक तरफ मेडिकल के जो बिल्स हैं वो देखें, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल सिचुएशन में हम आइसोलेट होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये, और देखिए ना, माजी का तजुर्बा देखें ना, अवामी नेशनल पार्टी पे पाबंदी लगी, क्या नतीजा निकला? तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगाई इमरान खान के दौर में, क्या नतीजा निकला? सियासी जमातों को सियासी हिकमत अमली के तहत ही डील किया जाता है। सियासी जमातों पे जब आप पाबंदी लगाएंगे तो सबसे पहले वो किसी और नाम के साथ आ जाएंगे, और अगर वो किसी और नाम के साथ नहीं आएंगे तो एक नई लड़ाई। और पहले ही सोसाइटी बहुत तकसीम है, पोलराइज सोसाइटी है। आप उसमें एक पॉपुलर पार्टी जो इस वक्त पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात है, जो सेनेट में सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है, जब आप उसको बैन करेंगे तो उसका रिएक्शन नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर अब कल देखे ना, अमेरिका ने तो कहा है, कल अमेरिकन स्टेटमेंट भी आ गया कि हम इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करते। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ, हमारे वजीर इत्तलात के पास कितनी गलत इत्तलात हैं कि वो कैसे फैसले कर रहे हैं। जी हाँ, और सलमान साहब, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट के नजरसानी अपील जो दायर की हुकूमत ने, आपको लगता है उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी उन्हीं जजेस ने फैसला दिया है, तो अब कोई तब्दीली नहीं होगी? देखिए, अमूमी तौर पे इस तरह के जो रिव्यू होते हैं ना, उसमें चांसेस बहुत लेस होते हैं। लेकिन मैं आज जज हूं, मैंने आज फैसला किया है, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप मुझे कह रहे हैं कि दोबारा इसके ऊपर फैसला करें, तो मोस्ट प्रोबेबली होता यह है कि ये फैसले वही होते हैं जो पहले हुए होते हैं। चांसेस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि इससे भी ज्यादा जो आपका इस वक्त बैगेज चल रहा है ना, वो आपका पॉलिटिकल बैगेज हो गया। मसलन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया, लेकिन शाम तक तमाम इत्तेहादी जमातें उसको डिनाई कर रही थी। तो आपने कहां बैठ के ये फैसला किया, कहां उनको ऑन बोर्ड लिया, आपने अपनी कैबिनेट को कहां ऑन बोर्ड लिया? ये सिचुएशन कितनी डेंजरस हो सकती है? इतनी डेंजरस है कि PMLN के लोग भी इसको ऑन नहीं कर रहे, हुकूमत के इत्तेहादी इसको ऑन नहीं कर रहे। मीडिया में कल कोई मुझे जर्नलिस्ट बताएं जिसने इस बात को ऑन किया बतौर जर्नलिस्ट, सलमान साहब जी पाबंदी लगा दे। हम इसको इतना इल कैलकुलेटेड फैसला कैसे कह सकते हैं? अब से कुछ दिन पहले एक बिल पास हुआ जिसमें आपको मेरे टेलीफोन टैप किए जा सकते हैं, और वो एक 18वीं स्केल का इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑफिसर कर सकता है। वो भी ऐसे ही हुआ जी। उसकी बेस पे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि फैसला कहां पे हुआ, कैसे हुआ, पार्लियामान में उस पर कोई बात नहीं, बहुत बड़ा फैसला। अब उस फैसले की इंप्लीकेशन जो है कल खाकान, अब मेरा कहने का मकसद ये है कि फिर ये भी तो किसी ऐसे पावर हाउस से कोई मैसेज हो सकता है ना कि देखिए आप फैसले कर लेंगे, फैसले तो पाकिस्तान में हुकूमत के पास इख्तियार होता है, वो कर लेगी फैसले।
जब उस फैसले की पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस आएंगी, जब उस फैसले की लीगल इंप्लीकेशंस आएंगी, तो फेस भी तो आपने करना है ना। अब आप मुझे बताएं कि मिसाल के तौर पे अब आपने कहा कि एक जमात को हमने बैन कर दिया, क्या आपको ख्याल ये है कि यही मौजूदा 13 जजेस जिनके ऊपर अभी आप इतराज कर रहे हैं, पूरी जुडिशरी को चैलेंज कर रहे हैं, क्या ये इस फैसले को ओन कर लेंगे? मैं फिर एक और बात कह रहा हूं, आप मुझे एक बात बताएं कि 9 मई के जो वाकयात हैं वो बड़े काबिल मुजम्मत हैं, लेकिन आप मुझे बताएं किसी अदालत में अभी तक किसी को कन्विक्शन हुई है? अब जब कन्विक्शन नहीं हुई तो आप केस कैसे बना के लेके जाएंगे उनके खिलाफ? और ये मैं आपको बताऊं, मेरी इतलात के मुताबिक शायद ये कैबिनेट से भी उस तरह से अप्रूवल ना हो सके। आप देखिएगा ये जैसे जैसे आगे चलेगा विद इन PMLN के अंदर दरार आएगी, और ये जब इत्तेहादी यानी जब पार्लियामेंट में जाएंगे, पीपल्स पार्टी वहां तनकीद कर रही होगी, ANP तनकीद कर रही होगी, JUI तनकीद कर रही होगी, जमात इस्लामी तनकीद कर रही होगी, MQM तनकीद कर रही होगी, तो फिर हुकूमत कहां खड़ी होगी? लेकिन 9 मई के तनाजुर में 9 मई से पहले या 9 मई के बाद पाकिस्तानी इदारों के हवाले से, चाहे खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो या उनकी पार्टी हो, उनके बयानात, उनकी रिकॉर्डिंग्स, फिर इंटरनेशनली मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस का आना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जाना, मैं ये तो नहीं कहता कि इसकी बेस पे पार्टी बैन होनी चाहिए, लेकिन डोंट यू थिंक जैसे IMF का मामला हुआ था, IMF को खत लिखने का मामला था और लिखा भी गया खत, उसको ऑन भी किया गया, तो ये ऐसे मामला नहीं कि कम से कम तहकीक जरूर डिजर्व करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो कि बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है उसने ऐसा क्यों किया? जब IMF को खत लिखा, अब इसको कितना अर्सा हो गया, आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया है? 6-8 मंथ्स। आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया? आपने कहा जी फला एक्ट है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? आपने कहा 9 मई में कुछ हुआ, इन्वेस्टिगेशन कहां है? देखिए जब आप इन चीज, एक होता है एलिगेशन तो मैं भी आप पे लगा दूंगा, आप भी मुझ पे लगा देंगे, PTI वाले उन पे लगाते हैं, वो उन पे लगाते हैं। जब उन एलिगेशंस को प्रूव करना होता है और खासतौर पे अदालती ग्राउंड के अंदर, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए ना। अब ये देखें ना, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला हुआ है, इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम किया कि हमारे पास वो एविडेंस नहीं है जिससे हम अदालतों को मुतमईन कर सकें, तो केस खराब हो गया ना। अब आप मुझे बताएं, इसी केस में भी ये जो पाबंदी वाला मसला है, इसमें आपको प्रूफ करना होगा, एविडेंस लाने होंगे, शवाहिद देने होंगे। ये जो गद्दारी का मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं, वहां तो ये हुआ कि इमरान कासिम सूरी साहब ने असेंबली डिसॉल्व की, रात इस पार्लियामेंट अपना जजेस बैठे, उन्होंने उस फैसले को कालेदम करार दिया, ठीक है ना, फैसला तो हो गया। जो इलीगल हुआ था उसको लीगलाइज कर दिया गया कि आपने गलत काम किया था। अच्छा, अब आपने आर्टिकल 6 लगाना था तो उस वक्त कोई इनिशिएटिव लेते जब आपकी हुकूमत बनी। अब 2 साल के बाद आपको ख्याल आ रहा है ओहो आर्टिकल 6 रह गया। 2 साल के बाद आपको ख्याल आ रहा है कि हमने पार्टी को बैन करना है। तो पार्टी को बैन करने के लिए जितने भी लवाजमात हैं पहले उसका होमवर्क कर लें, फिर आप जरूर जाएं। पार्टी पर पाबंदी लगाने में कोई मसला नहीं है, उसकी फिर भी लीगल इंप्लीकेशंस और पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस रहेंगी। सही है। तो सलमान आबिद साहब, अगर बात करें बानी PTI की, तो कहीं लगता है कि तहरीक इंसाफ की कुछ मुश्किलात कुछ अदालती फैसलों के बाद कम होने लगती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ नए केसेस बना दिए जाते हैं, लगता है कि दोबारा से रिलीफ नहीं मिल रहा। इसी तरह से 12 मुकदमात में 10 रोज जिस्मानी रिमांड भी उनका मंजूर हुआ है, इस पर क्या? अभी PTI की और इस्टेब्लिशमेंट और अदालतों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान आंख मचोली का जो खेल है ना, वो जारी रहेगा। कहीं रिलीफ मिल रहा होगा, कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा होगा, कहीं जमानत मिल रही होगी, कहीं नया मुकदमा आ जाएगा। अभी इतनी जल्दी इमरान खान छुटने वाले नहीं है। लेकिन एक चीज ये है कि अब अदालतों का जो मूड है ना इस वक्त, वो बड़ा डिफरेंट हुआ है। अब देखिए ना, कल सनम जवेद वाला वाकया सामने हुआ है ना, तो अदालतों का मूड आपको डिफरेंट नजर आ रहा है। कल ही यास्मीन राशिद की और उमर सरफराज चीमा की और एजाज चौधरी की एक इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से बेल हुई है। अच्छा, अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली आगे चलेंगी। वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। जब ये लोग फैसला करने लगती हैं अदालतें, वो कहते हैं प्रोसिक्यूशन हमें एविडेंस दे। एविडेंस कोई नहीं है किसी के पास। अब वो एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने करना था ना, गवर्नमेंट है ना। तो ये जो फेलियर आ रहा है अदालतों के ऊपर कि जी अदालतें PTI के लोगों को रिलीफ दे रही हैं, चले मान लेते हैं अदालतें उनकी लाडली हैं, लेकिन मुझे बताएं कि प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस कहां पेश की है उनके साथ, कहां वो चीजें हैं जिस डॉक्यूमेंट की बेसिस पे अदालतें उनको सजाएं सुनाई। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अभी ये चलेगा खेल, आंख मचोली का खेल चलेगा। अब सिर्फ ये देखना है कि जो इस वक्त PMLN ने इनिशिएटिव लिया है, क्या ये इनिशिएटिव आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि लड़ाई सिर्फ PTI के साथ नहीं हो रही, अब जुडिशरी के साथ भी आप खड़े होने की बात। और ये लड़ाई अगर आगे बढ़ेगी तो उसके नतीजे में फिर PTI जो है वो एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद रहेगी। कल एक मुलाकात हुई है बहुत अहम, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं अपना आर्मी चीफ की और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की, जो 2.25 घंटे पे बेस करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मीनिंगफुल और बहुत टाइमिंग वाली मुलाकात है। अब देखना ये है कि इस मुलाकात के अंदर भी क्या हो रहा है, क्योंकि अगर कोई चेंज आना है और कोई विद इन पार्लियामेंट चेंज आना है और चीज़ों को बदलना है, तो फिर आप देखिए, आपको याद है लाहौर में बैठ के सदर साहब ने कहा था
कि मैं हुकूमतों को बनाने का और हुकूमतों को गिराने का फन जानता हूं और PMLN डिलीवर नहीं कर पा रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि PMLN के अंदर भी कल एक एहसास हुआ है कि पीपल्स पार्टी उनसे अलहदा कोई खेल खेलने की कोशिश कर रही है और उसने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे तो रख लिए हैं, हुकूमत के अंदर वो शामिल नहीं होती और पीछे बैठ के जो है ना वो हुकूमत को क्रिटिसाइज भी करती है और हमारे मुखालिफिन के साथ खड़ी भी है। जरदारी साहब इज देयर, यू कैन नॉट ओवररूल एनी सच थिंग। ओके, पेट्रोल फिर एक दफा बढ़ा दिया गया, जरा इस पे थोड़ा सा, क्योंकि इस सारे सियासी लड़ाई झगड़े और प्यार मोहब्बत जो चलती रहती है, लव हेट रिलेशनशिप, इसके अंदर एक अदद अवाम भी हैं और पिसती हैं, और वो सिर्फ हम 2-3 नहीं है, वो तकरीबन 25-26 करोड़ लोग हैं जी। तो आपका इस पे क्या टेक है? हुकूमत इतने बुलंदोबाग दावे करती थी और अब हमारा मसला ये नहीं है कि एकदम से प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं सलमान आबिद साहब, हमारा मसला ये है कि इसमें क्या कहीं कोई अवाम का स्टेक मद्देनजर रखा जाता है, कहीं ये देखा जाता है कि आप 10 रुपए पर लीटर बढ़ाने से एक 20-30 हज़ार रुपए तनख्वाह वाले शख्स का पूरे महीने का बजट डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव, कोई सपोर्ट? देखिए, ये जो PMLN के लोग हैं ना, ये हमेशा से क्लेम करते थे कि हम सबसे ज्यादा तजर्बाकार लोग हैं जी। हमारे पास सबसे ज्यादा सलाहियत है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, PTI के मुकाबले में, हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है, हमारा एक्सपोजर ज्यादा है, हम चीज़ों का विजडम ज्यादा रखते हैं। लेकिन अब आप देखिए, एक ये मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं है, पूरा रियासती निज़ाम, पूरा हुकूमती निज़ाम, और आज की हुकूमत और माजी की हुकूमत। एक बड़ा मशहूर नावल है किस्तों में मौत जी, ये अवाम को किस्तों में मौत देने का खेल खेलते हैं। एक तरफ से बिजली का रेट कम किया, उधर से उसको बढ़ा दिया, इधर से बिजली को रेट बढ़ाया, उधर से पेट्रोल में कम कर दिया, पेट्रोल में बढ़ाया तो उधर से कम कर दिया। खेलना इसी किस्तों में मौत है, यानी लोगों को खड़े नहीं होने देना। और जो सबसे बड़ा तजाद है इमरान साहब, वो ये है कि लोगों की आमदनी में और लोगों के अखराजात में इतना इम्बैलेंस पैदा हो गया है जिसने लोगों की समाजी लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है। तो इसलिए ये निज़ाम इस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा। अब आप अंदाजा लगाइए ना, आपका जो बिल आया है, मिसाल के तौर पे अगर 25,000 का बिल है बिजली का, तो उसमें से 9 या 10 हज़ार रुपए जो है ना वो आपकी बिजली का खर्चा है और 15,000 रुपए उसके ऊपर टैक्स है। अब आप मुझे बताइए, ये सिर्फ एक बिल की मैं बात कर रहा हूँ, फिर गैस के ऊपर जाके देखें टैक्सेस की नौयत, फिर आपकी तनख्वाहों के ऊपर जाके टैक्सेस की नौयत देखें, फिर आप जो चीजें खरीद रहे हैं उसके ऊपर टैक्सेस की नौयत देखें। अच्छा, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसके ऊपर टैक्सेस देखें। तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारा मसला ये रह गया है कि इस पाकिस्तान की अवाम ने जबर की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे इनसे टैक्स वसूल करना है और इस मुल्क की मरात याफ्ता तबके की अय्याशी का बंदोबस्त करना है। तो मकबूजा इलाका है और हम वहां रहते हैं। सर आप देखिए ना, अगर आप दुनिया के अंदर जहां टैक्सेस लिए जाते हैं, भारी टैक्सेस लिए जाते हैं, वहां हुकूमत डिलीवर करती है लोगों को मुख्तलिफ किस्म की रिलीफ देके। यहाँ रिलीफ कोई नहीं है, यहाँ किस्तों में मौत है और वो आज भी मिल रही है, कल भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी। मेरा कंसर्न तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, शहबाज शरीफ साहब जब 50 अरब रुपए के इश्तार छपवाते हैं या टीवी पे दिखाते हैं कि जी हमने बिजली में दिया है, तो जरा ये 10 रुपए जब बढ़ाते हैं ये भी दिया करें ना, और ऐसे तस्वीर माजरत की लगाया करें कि मैं माजरत चाहता हूँ कि मुझे बढ़ाने पड़ रहे हैं, तब नहीं आते आप। और 2 रुपए, वो आबिद साहब ने अच्छी बात की कि 2 रुपए कहीं रिलीफ देते हैं तो करोड़ों रुपए उसकी तशहीर पे लगाते हैं, और जहाँ पे आवाम का पूरा जूस निकल जाता है वहां पे आप नजर नहीं आते। तो ये मुनाफकत है जी जी, ये भी उतनी ही कल्पना जी जिम्मेदार है। आपने सही बिल्कुल निशानदेही की है, क्योंकि देखिए ये भी उन इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे, ये भी जाके उसी पावर पॉलिटिक्स में इकट्ठे करेंगे, और जहां मराद का बिल आएगा वहां हुकूमत और अपोजिशन पार्लियामेंट में एक हो जाते हैं कि जनाब ये सारे एडवांटेजेस हमें मिलने चाहिए। इसलिए ये निजाम चाहे वो हुकूमत का है और चाहे वो अपोजिशन का है, हमारे यहाँ आम आदमी के तनाजुर में डिलीवर नहीं कर रहा, बिल्कुल डिलीवर नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने बड़ा अच्छा तज्जिया दिया जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर, और खुदारा एहसास कीजिए अवाम का, अपने इस लड़ाई झगड़े में जो पिस रही अवाम है इसका ख्याल कीजिए, और इस तरह से जो रोज बरोज बिजली और पेट्रोल और क्योंकि फ्यूल वो चीजें इमरान जैसे ही वो महंगा होता है, इसके साथ बहुत सारी और कमोडिटीज सब महंगा हो जाता है, तो अवाम का कुछ ख्याल कीजिए। एक्सप्रेसो में वक्त ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज चूँकि 9 मुहर्रमुल हराम है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के अंदर और मजालिस मुनक़िद की जा रही हैं, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ाम हैं, जुलूस आपको मालूम है निकाले जाते हैं। इंतज़ामात के हवाले से बात करना हमने कहा ज़रूरी है, हम ज़रा बात कर लें कि आज क्या सूरत हाल है, अमन अमान की क्या सूरत हाल है, शहरों में क्या सूरत हाल है, किस तरीके से सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। सो मेनली हमारे साथ मुख्तलिफ बड़े शहरों से हमने सोचा कि अपने नुमाइंदगान से बात की जाए। तो इस वक्त हमारे साथ लाहौर से साकिब सलीम भट्ट और कराची से आयशा अंसारी मौजूद है। पेशावर से भी कुछ देर बाद कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन करें, ताज़ा तरीन अपडेट्स जरा उनसे लेते हैं। जी हाँ, लाहौर का रुख कर लेते हैं। साकिब सलीम भट्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साकिब, सबसे पहले तो बताइएगा कैसे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और जो मरकजी जुलूस है उसके रास्ते पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं?
जी वालेकुम सलाम हिना में हम इस टाइम जो है 9वीं मुहर्रम पे लाहौर के में 378 जो है मजालिस जो है बर्पा होंगी और 79 अज़ादारी जुलूस जो है निकाले जाएंगे। मैं इस टाइम पांडू स्ट्रीट में मौजूद हूँ, यहाँ पे अज़ा खाना पांडू स्ट्रीट में लाहौर 9वीं मुहर्रम का जो मरकज़ी जुलूस है वो यहाँ से जो है 10 बजे के करीब यहाँ से बरामद होगा और यहाँ से अंदर ही इमाम बारगाह में होता हुआ ये दोपहर के वक्त नूरी बिल्डिंग के पास पहुँचेगा, जहाँ पे नमाज़ ज़ोहरैन अदा की जाएगी और ये आहिस्ता अपने मुकर्रर रूटों से होता हुआ शाम के वक्त मगरिब के वक्त जो है ये खैबर सदात में पहुँचेगा। वहाँ पर मजलिस बर्पा होगी, जिसके बाद वापस इसी रूट से ये अज़ाखाना पांडू स्ट्रीट में तकरीबन 10 बजे के करीब ये इख्तिताम पजीर होगा। लेकिन इसी दौरान 9वीं और 10वीं का जो मरकज़ी जुलूस है वो मोची गेट निसार हवेली से रात को बरामद हो जाएगा और वो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ कल 10वीं की शाम को करबला गामशा पहुँच के इख्तिताम पजीर होगा। आपने सिक्योरिटी की बात की तो सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हुए हैं। 11,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है ड्यूटी पर मौजूद हैं, जिनमें SP DSPs जो है वो अलग हैं। इसके अलावा सिटी लाहौर की जानिब से 3,000 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स की जो है रूट को क्लियर रखने के लिए जो है नफरी तैनात की गई हुई है, जिनमें जो है जो सीनियर 500 से ज़्यादा सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो भी मुझ में मौजूद हैं। सिटी लाहौर जो है हमारा अतर वो भी आप इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। CCP लाहौर बिलाल सिद्दीकी की हिदायत पर तमाम डिवीजनल SPs और सारे सीनियर अफसरान भी रूट का विजिट कर रहे हैं। DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान जो है वो कल से और आज भी जो है वो रूट के रास्तों पे यहाँ पे आ रहे हैं। मुतलका जिन जिन इलाकों में मजलिस बर्पा होंगी वहाँ पे जुलूस निकाले जाएंगे। तमाम जो अफसर SPs हैं वो खुद इसकी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। CCTV कैमरों से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। क्लोज सर्किट कैमरे जो है सिटी गवर्नमेंट की तरफ से वो भी करवाए गए हुए हैं। तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। अगर हम ये पांडू स्ट्रीट ही की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल चेकिंग भी की जा रही है। 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। ख़वातीन अज़ादार के लिए ख़वातीन जो लेडीज एहलकार पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद हैं। वॉक थ्रू गेट्स हैं। वापस आते हैं जरा आयशा से पूछ लेते हैं क्योंकि वो भी हैं। आयशा, कराची में कहाँ पे हैं आप, किस इलाके में हैं और क्या यहाँ पे भी इसी तरह के इंतजाम हैं जैसे हमें लाहौर में बताए जा रहे हैं? तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस वक्त मैं एमजिन्ना रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ा मरकज़ी जुलूस जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो बरामद होगा। अज़ादाराना हुसैन की आमद का सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ देर बाद निश्तर पार्क में जो है वो मजलिस बर्पा की जाएगी, जिसमें अल्लामा शहनशाह नकवी साहब जो है वो अहले बैत के मसाइब जो है वो बयान करेंगे और उनकी लाजवाल कुर्बानियों पर रोशनी डालेंगे। और इसके बाद जो है वो जुलूस जो है वो बरामद होगा और अपनी रिवायती रास्ते से होते हुए अली रज़ा इमाम बारगाह पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेगा और नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद अपने रिवायती रास्ते से होते हुए नोहा ख्वानी करते हुए मातमदारी करते हुए जो है वो हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो इंतहाई सख्त इंतजाम जो है ये देखे जा रहे हैं। जुलूस की जो गुजरगाहें हैं वहाँ पर भी कंटेनर्स लगाकर जो है रास्ते सील कर दिए गए हैं और जितने भी सदर है, तिब्बत मार्केट, जामा क्लॉथ और रीगल चौक, वहाँ पर जितनी भी मार्केटें हैं उनको भी सील कर दिया गया है। और जुलूस की जो गुजरगाह वहाँ पर भी जो है वो सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात किए गए हैं। तकरीबन 5,000 से ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसमें पुलिस अफसरान भी हैं और जवान भी जो है वो शामिल हैं। और इसके अलावा ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए भी जो है पुलिस एहलकार जो है वो ट्रैफिक के वो भी तैनात किए गए हैं और लेडीज़ पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं ताकि वो भी चेकिंग कर सकें। और जो भी जुलूस के जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर भी वॉक थ्रू गेट्स जो है वो लगाए गए हैं और सख्त चेकिंग के बाद ही अंदर आने की मोबाइल फोन सर्विस बहाल है या सिग्नल्स को बंद किया गया सिक्योरिटी रीजंस के लिए? जुलूस की जितनी भी गुजरगाहें हैं वहाँ पर जो है जुज़वी तौर पर अभी मोबाइल फ़ोन के सिग्नल जो है वो मौसल किए जा रहे हैं, लेकिन मगर अब जो है वो कुछ कहीं कहीं जगह पर सिग्नल आ रहे हैं, किसी नेटवर्क के सिग्नल आ रहे हैं, मगर जो है वो कहीं कहीं सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और उनकी कोशिश यही होगी कि जैसे जैसे जो है वो जुलूस बरामद होगा वैसे वैसे जो है वो सिग्नल जो है वो मौतल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो जो बुलंद बाला इमारतें वहाँ पर भी शार्प शूटर जो है वो तैनात है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो बचा जाए। सही है, पेशावर का रुख कर लेते हैं। कराची और लाहौर का अहवाल हमने जाना। यासिर अली हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर कितने जुलूस जो हैं निकाले जा रहे हैं और जिस तरह से हमने देखा कि सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजामात हैं आज के जुलूसों के हवाले से लाहौर में भी और कराची में भी, क्या पेशावर में भी ऐसे ही इंतजामात किए गए हैं और क्विक रिस्पॉन्स फोर्स भी जो है वो तैनात किए गए जुलूस के रूट पर?
जी बिल्कुल, पेशावर में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज जो जुलूस निकलेगा, इस वक्त हम हुसैन इमाम बारगाह जो पेशावर सदर में वाक़ा है, यहाँ से जुलूस तकरीबन 10 बजे बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए फुवारा चौक में नमाज ज़ुहरैन अदा करेगा। उस नमाज ज़ुहरैन के बाद फ़ख्र आलम रोड से होकर वापस हुसैन इमाम बारगाह पर यह जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। तो अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पेशावर में हमेशा सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाते हैं। पेशावर सदर में जो है वो पुलिस के एहलकारों को तैनात किया गया है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की तो पेशावर में तकरीबन 14,000 के करीब पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा फ्रंटियर FC के एहलकार भी तैनात किए गए हैं, जबकि पाक फौज के जवान जो है वो अलर्ट हैं। इसके अलावा जुलूस के जो गुजरगाहें हैं वहाँ पर कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। CCTV कैमरे से जुलूसों की निगरानी की जा रही है। जुलूस की जो रास्ते हैं उसको उन गुजरगाहों को भी बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार क्लियर कर चुके हैं, जबकि जो ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। स्नैपर्स को भी, जो ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर स्नैपर्स को भी तैनात किया गया है। 14,000 पुलिस एहलकार है और तमाम पेशावर सदर है उसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। इसके अलावा दोपहर के बाद जो अंदरूनी शहर में जो जुलूस बरामद होंगे, जो अंदरूनी शहर है उसको भी मुकम्मल सील किया गया है। और जो मोबाइल सर्विस है वो अब मुअत्तल हो गई है। सुबह 9 बजे के बाद जो मोबाइल सर्विस है वो मुअत्तल हो गए हैं। और सिक्योरिटी की अगर बात की 14,000 के करीब सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किए गए। FC के जवान भी तैनात हैं और पाक फौज के जवान जो है वो अलर्ट हैं। जी ठीक है। अच्छा, मैं साकिब आपसे भी जानना चाहूँगी कि यहाँ पर भी जिस तरह से मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है जुज़वी तौर पर मुअत्तल है, कराची में भी, पेशावर में भी, यहाँ पर जुलूस के रूट पर जामर्स लगाए गए हैं, मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है? जी हिना, अभी तक तो सर्विस जो है बिल्कुल बहाल है, क्योंकि 10 बजे करीब ये बरामद होगा, 10 से 10:15 पे बरामद होगा। जब वो बरामद हो जाएगा, अगर ये 2 से 3 घंटे अंदर ही रहेगा तो पॉसिबिलिटी कि अभी उसको बंद ना करें, लेकिन जब ये मेन रोड पे आएगा और ये नूरी बिल्डिंग की तरफ जाएगा नमाज ज़ुहरैन के वक्त, तो उस टाइम मुमकिन है कि सिग्नल्स जो है वो बंद कर दीजिए रूट के रास्तों से, क्योंकि खैमा सदा तक जाएगा और खैमा सदा से वापस इसी रास्तों से होता हुआ रज़ा खाना पांडू स्ट्रीट में आके इख्तिताम पजीर होगा। तो इस टाइम मुमकिन है कि उस टाइम जो है बंद करते हैं, लेकिन अभी सिग्नल्स जो है प्रॉपर आ रहे हैं, अभी इसको बंद नहीं किया गया। और रात को 9वीं और 10वीं का जो मरकजी जुलूस निसार हवेली मोची गेट से बरामद होगा, तो उस टाइम भी रूट के रास्तों पे जो है सिग्नल्स जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। साकिब, मुख्तलिफ सबीलें लगाई जाती हैं ऐसे मौक़ों के ऊपर जो आज़ादारान हैं, ताकि क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी काफ़ी है, तो क्या आज भी ऐसा कोई एहतमाम इंतज़ाम है जो मुंतज़मीन है उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, जो है सबीलें यहाँ पे लगाई गई हैं, यहाँ पर लंगर का इंतज़ाम किया गया है। बैक साइड पे जो है वो चावल भी बन रहे हैं, वो देगें जो है वो भी बन रही हैं, नान भी होंगे, हर किस्म का जो है पर लंगर यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पर पानी के, क्योंकि गर्मी है इस वक्त भी, 10 बजे का टाइम होने वाला है, तो अभी ज़रा तपिश है और मज़ीद दोपहर के वक्त ज़्यादा हो जाएगी। बल्कि ये अच्छी बात जो आपने दिलाई, मैं ज़रा क्विकली आयशा से भी पूछ लूँ। आयशा, कराची में गर्मी की क्या सूरत हाल है और क्या वहाँ पर भी सबीलें जुलूस वगैरह के साथ लगाई गई हैं, तमाम किया गया? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी सबीलें जो है वो लगाई गई हैं। जगह जगह जो है वो लंगर का इंतज़ाम भी किया गया है। कहीं पे मुख्तलिफ ठंडे मशरूबात है तो कहीं पर जो है वो बिरयानी का एहतमाम किया गया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो है वो लोगों ने जो है यहाँ पर बर्फ़ भी रखी हुई है और मुख्तलिफ जो है वो मशरूबात भी रखे हैं, ताकि जो है वो जिसको भी, और यहाँ पर मेडिकल कैंप्स भी जो है वो कायम किए गए हैं, ताकि किसी को भी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है तो इमदाद की सहूलियात के लिए मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। जुलूस के रूट पर जो है वो सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। तीनों बड़े शहरों की सूरत हाल, लाहौर से साकिब सलीम बट, कराची से आयशा अंसारी और पेशावर से यासिर अली बता रहे थे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी अज़ादारान खुद इसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें और वो खुद भी बतौर सिक्योरिटी के मामलात पे नजर रखें, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के अंदर ही जो आशूरा का है, 9th और 10th मुहर्रम। तो आपने कॉपरेशन जरूर करना है और उसके साथ साथ विजिलेंट भी रहना है। कुछ भी ऐसा गैर ज़रूरी, कोई आपको मशकूक शख्स नज़र आता है, कोई गैर ज़रूरी सामान, कोई बैग नज़र आता है, तो आप ज़रूर इत्तला करें। अल्लाह करे खैर से गुजरे और हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अजीम कुर्बानी है उससे खिराज तहसीन पेश कर सकें। इसी पॉइंट के ऊपर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम
बैक टू एक्सप्रेसो और अब आपकी मुलाकात एक्सप्रेसो हीरो से कराएंगे जो बहुत छोटी सी हैं। 11 साल शनाया राजानी जो कि एक तख्लीकार हैं, उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में ही किताबें लिख रखी हैं जनाब, और उनकी बहुत सी जो नज़में हैं वो शाया भी हो चुकी हैं। और इसी छोटी सी एज में शनाया इतनी सलाहियतों की हामिल हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल कैंगरू लिंग्विस्टिक कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने मारूफ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से कहानी लिखने का कोर्स भी कर रखा है, जबकि फ्रैंकलिन कूवी लीडरशिप मुकाबलों में खौफ पर काबू पाने और कारोबार को बढ़ाने के मौजू पर इतने बड़े बड़े टॉपिक्स पर भी तकारीर कर चुकी हैं। और इनकी नज़में द सन और नेचर वॉक डॉन यंग वर्ल्ड में शाया हो चुकी हैं। और उनकी जो पहली किताब मिडनाइट क्राइसिस बीकन हाउस लाइब्रेरी में रखी गई है, जबकि दूसरी जो किताब है वंडर टेल्स 6 कहानियों पर मुश्तमिल है, जिसके 6 मुख्तलिफ पहलुओं पर उम्दा असबाक भी हैं। जी, मजीद हम शनाया से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कितनी यंग एज के अंदर लिखने का ज़ौक़ उनके अंदर कैसे पैदा हुआ है, और फिर उनका जॉनरा भी जानते हैं क्या लिखना उनको पसंद है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस शनाया, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताएं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ऑल वेल, आप ये बताइए कि आप कब से लिख रही हैं और क्या शुरू से आपको लिखने का ही शौक है या पहले पढ़ने का था फिर लिखने में कन्वर्ट हुआ? हाउ इट हैपेंड? मुझे अभी भी मुझे शौक है कि मैं छोटे छोटे जो कॉमिक्स होते हैं, कॉमिक्स जिसमें मैं स्केचेस बनाती हूँ, स्केचेस उसमें मैं फिर डायलॉग बनाती हूँ। सो लाइक आई प्लान आउट अ स्टोरी उस पूरे कॉमिक में। और मुझे अपनी स्टोरी को मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज होती थी जब मैं छोटी थी और अभी भी हैं, और क्योंकि मुझे बतानी है उन स्टोरीज को, तो मैं नीचे जब खेलने जाती हूँ तो फिर मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ स्टोरीज, कि जब भी हम लोग हॉरर स्टोरी खेलते हैं तो हम लोग एक साथ बैठते हैं और फिर वो मुझे बोलते हैं कि हमें स्टोरी सुनाओ। सो मुझे स्टोरी सुनाना बहुत पसंद है और मुझे कॉमिक्स बनाना भी बहुत पसंद है, जैसे कि लाइक लिटिल कैरेक्टर्स और डायलॉग्स ऐसे करना मुझे अभी तक पसंद है। अच्छा। इसलिए मेरा ये शौक शुरू हुआ बुक लिखने का। अच्छा। तो शनाया, इस एज में तो मोबाइल फोन्स जो हैं उनसे ही नहीं जान छूटती है बच्चों की। आप बताएं कि कब से आपको ये शौक हो गया कि आप इस तरह से ये जो तकारीर आपने इतने बड़े बड़े टॉपिक्स पर की हैं, उसके साथ ही अपने बुक्स लिखी हैं, तो ये कब से आपको शौक है? जब मैं 9 या 8 साल की थी तब मैंने अपनी कॉमिक बनाना शुरू की थी, जो मैं घर में रखती थी, और मेरी सारी कॉमिक रखी हुई हैं संभाल के। और मेरी अम्मी मुझे ये बोलती थी कि हम अपना टाइम फोन पे वेस्ट किया करो, क्योंकि बहुत टाइम होता है, आप यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन योर डे, फिर उसको यूज करो अपनी प्रोडक्टिव चीजों के लिए। थोड़ा आप कॉमिक लिखो, जो आपको जिस हॉबी में आपको पसंद है उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करो, इससे आपका डे थोड़ा और अच्छे से गुजरेगा, तो आपको लगेगा नहीं कि आपका डे वेस्ट हो गया। तो इसलिए मैं अपना फोन बस अपना सिर्फ 1 घंटे ही देखती हूँ, मेरा टाइम बस एक घंटा है। और जो मामा बिल्कुल सही कहती हैं, ऐसे ही करना चाहिए। वंडर टेल्स, व्हाई हैव यू टाइटल्ड योर बुक? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड वंडर टेल्स? क्यों रखा आपने इसका नाम? मैंने इसका वंडर टेल्स ऐसी नाम रखा क्योंकि पहले मैंने जो मिडनाइट क्राइसिस बनाई थी वो थोड़ा हॉरर जानर है। सो मुझे था कि क्या बोलते हैं, अगर दूसरे बच्चे हैं और उनको हॉरर जानना पसंद नहीं है, मे बी दे लाइक फैंटेसी मोर देन हॉरर, तो मैंने वंडर टेल्स ऐसी रखा जिसमें, क्योंकि वो थोड़ा फैंटेसी जानर और है, और उसमें 6 कहानियां हैं जिसमें लाइक फैंटेसी थीम है और आखिरी में मोरल। यूजुअली शनाया, आप जब कुछ लिखते हैं उसके लिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, आई मीन टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, फीलिंग दैट एंड देन राइटिंग इट टू द पेपर। आपको हॉरर जॉनरा का कैसे एक्सपीरियंस हुआ? कभी कुछ ऐसा हुआ दैट मेड यू राइट हॉरर? डर नहीं जाती लिखते हुए रात को खुद भी आप कभी अगर अपनी स्टोरी पढ़ लेंगे लिखते हुए? नहीं, मुझे हॉरर का कोई इतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं, जैसे कि कोई हॉरर चीजें हो ही रही हैं, लेकिन मुझे मतलब कि जैसे कि सोचूंगे मुझे मजा आता था कि मैं अपनी क्रिएट सिचुएशंस। हाँ, सो मैंने अपनी खुद की स्टोरी ये बनाई है। अच्छा। और इसके अलावा आपने कौन सी बुक्स लिखी हैं, किन टॉपिक्स पर पोएम्स लिख चुकी हैं? मैंने तो अभी पोएम लिखी है, पोम द सन एंड नेचर वॉक, और मैंने उसमें डॉन न्यूज में पेपर मैंने पब्लिश की थी, और मैंने मिडनाइट क्राइसिस और वंडर टेल्स मैंने लिखी है, और एक और भी बुक आ रही है जो अभी वो भी अवेलेबल होगी। और आई थिंक कि मुझे बुक्स लिखना
बहुत मुझे मजा आता है उसमें, क्योंकि इट्स लाइक कि मैं अपनी खुद की मूवी की डायरेक्टर हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस, और अपनी स्टोरी में कोई भी चेंजेस कर सकती हूँ, तो आई जस्ट लाइक दैट फीलिंग। तो आपकी जो स्टोरीज हैं इसमें इज देयर जस्ट एनी वन कैरेक्टर जो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, लाइक इट्स अ सीरीज ऑफ स्टोरीज या मुख्तलिफ स्टोरीज हैं, क्या है स्टोरीज, कैसे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है? मेरी पहली बुक मिडनाइट क्राइसिस में सिर्फ इट्स जस्ट वन स्टोरी, वन हॉरर स्टोरी, जिसमें एक लड़की होती है और उसके पास एक क्रीपी सा ब्रदर होता है जो उसकी अम्मी ने अडॉप्ट कर लिया कोई हॉन्टेड अबैंडन शेल्टर में से। तो फिर ऐसी स्टोरी चलती है कि वो बहन कैसे निकालना चाहती है इस भाई को ताकि उसका घर नॉर्मल हो जाए वापस। लेकिन मंडे तक के 6 कहानियां हैं जिसमें लाइक हर कहानी में एक लेसन लर्निंग चीज है जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगी। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ लाइक हाउ टू बी पेशेंट। आपने जो कि अपनी नज्म के बारे में द सन एंड द नेचर वॉक आपने कहा, ये आपकी पब्लिश भी हुई है, आप जरा सुनाइए हमें, अगर हम सुना सकती हैं आप हमें। ये तो जब मैं छोटी थी, जब मैंने पब्लिश किए थे, तो मुझे अभी इतना याद नहीं, लेकिन मीडियम में उस टाइम वो मुझे बहुत हेल्प करती थी, मुझे अपॉर्चुनिटी देती थी कि आप ये पब्लिश करो, थोड़ा लिखो, थोड़ा बाहर जाके खेलो, और मुझे एनकरेज करती थी कि ज्यादा टाइम फोन पे स्पेंड नहीं करो। शनाया, कुछ कहेंगी आपकी एज के जो बच्चे हैं जिनका ज्यादा ध्यान आजकल हमने देखा है मोबाइल फोन्स में रहता है और इस तरफ तो वो आते नहीं है, कुछ कहेंगी उनसे कि ये इस साइड पे आना चाहिए, आपको कुछ लिखना चाहिए, कुछ क्रिएटिव करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आप सबके पास एक ख्वाब होता है, एक हॉबी होती है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो आपको बहुत पसंद है करना। तो रादर देन कि आप अपना पूरा दिन बस मोबाइल में बैठे रहो, गेम खेलो, उससे अच्छा आप 15 या 10 मिनट अपने हॉबी को थोड़ा और ज्यादा उसमें साथ खेलो। जैसे कि आपको हॉबी गेम खेलना हो, फिर वो क्या करे शनाया? ये बताओ। तो आप फिर और अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, और आपको हॉबीज अपनी स्किल तो लर्न करनी है ना, और करो, फिर थोड़ा एक्सप्लोर करो अपने सराउंडिंग्स को, जहाँ बाहर जाओ, देखोगे अदर पीपल क्या कर रहे हैं। अच्छा, क्विकली मुझे शनाया ये भी बताओ, ये सवाल समथिंग दैट यू कैन डू, हर चीज में एक स्किल तो लर्न हो सकती है। आप किचन में हेल्प करो, आप अपने अब्बू को हेल्प करो, तो एक स्किल लर्न हो सकती है। मुझे क्विकली बताएं कि आपका जो आप तो हॉरर लिखती हैं, मोस्टली बच्चे इस एज के अंदर नेचर पे ज़्यादा लिखते हैं, वो नेचर को ज़्यादा फोकस करते हैं, या अपनी जो लाइफ होती है फैमिली लाइफ, पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा लिखते हैं। तो क्या आपका जॉनरा यही रहेगा या एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, अम्मी के कहने पे शुरू पे आपने ये लिखा है, इसको चेंज करेंगी, आगे क्या प्लान्स है, क्विकली हमें बताइए। अभी तो मैंने अपने ऑथर का अभी काम शुरू किया है। सो मैंने मिडनाइट क्राइसिस तो फर्स्ट अपने बेसिस पे लिखी थी, क्योंकि आई लाइक हॉरर जानरा एट दैट टाइम, लाइक हॉरर एंड मिस्टीरियस जानरा। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कोई बच्चों को पसंद नहीं है इस टाइम, इस डे एंड एज में। तो टाइम आप चेंज कर सकते हैं शनाया, सच अ प्लेजर हैविंग यू। आपकी अम्मी को भी हमारी बहुत मुबारकबाद है कि वो इतने अच्छे से आपको गाइड करिए, ट्रेन करिए, और मदर्स, माँ पहली दरसगाह होती है बच्चे की, वो जिधर लेके जाएंगी बच्चे उधर लेके जाते हैं, सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत अच्छी बात है। सो एक बहुत जबरदस्त स्टार किड से आपकी मुलाकात हमने कराई। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। अब शामिल करेंगे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी, जिसमें आज ज़ैनब जोतोई हमारी मुलाकात करवा रही हैं आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से। क्या गुफ्तगू हो रही है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब जोतोई। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि एक मुहाफिज वो होता है जो सरहदों पर हमारी हिफाजत करता है, लेकिन एक मुहाफिज वो होता है जो मुल्क में रहकर शरपसंद अनासिर को कंट्रोल करता है। जी तो नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी ही शख्सियत से जो हमेशा ऐसी तमाम तर चीज़ों में, ऐसी तमाम तर पेचीदगियों में हमेशा आपको फ्रंट पे नजर आएंगे। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एज एन IG काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आपने अपने पॉपुलर मॉर्निंग शो में बुलाया, और इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। शो का, हाँ, तो ये कॉफ़ी तो यहाँ पड़ी कोई नहीं है, लेकिन जनाब। तो अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि आपने एजुकेशन कहाँ से ली, किस शहर से आपका ताल्लुक है? मेरी फाइनल डिग्री किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में है। उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, वो भी लाहौर में है। और मेरे फादर एक सरकारी मुलाजिम थे, मुख्तलिफ शहरों में उनका तबादला होता रहता था। तो उससे पहले
भावलपुर बोर्ड से मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था, वहाँ मुझे सिर्फ बोर्ड में सिल्वर मेडल मिला था। उससे पहले हमने हमारी पोस्टिंग थी मेरे फादर की जेहलम में, तो वहाँ पे तालीम हासिल की। उससे पहले गुजरात में सरकारी स्कूल में पढ़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले MBBS की डिग्री ली, किंग एडवर्ड में पढ़े, फिर आप पुलिस की तरफ आ गए, तो ये किस तरह से, क्या सोचा? डॉक्टर्स जो है वो बड़ा एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको 7-8 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारी जो क्लास थी उसमें गवर्नमेंट कॉलेज से 70-75 के करीब बच्चे आए थे। हसन अब्दाल है, सर सैयद कॉलेज है, बेहतरीन कॉलेजेस है पूरे पंजाब से। तो आप जॉब्स देते नहीं डॉक्टरों को, और डॉक्टर्स जो है बहुत सारे USMLE करके चले गए। 70 के करीब हमारे क्लास फेलोज जो है वो अमेरिका चले गए, वो इंग्लैंड चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर्स आउट देयर। जॉब्स अवेलेबल नहीं थी, बहुत सारे क्लास फेलोज CSS कर रहे थे, CSS कर लिए। ठीक है। अच्छा, बतौर IG आपकी क्या तरजीहात है? इंसाफ मिले, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, और वो तमाम चीजें जो कि पहले हो रही थी उनको हमने कंटिन्यू किया। अपने नेचर के बारे में बताएं, सख्त गिर पुलिस ऑफिसर हैं या नरम मिजाज है? कोई पुलिस ऑफिसर भी ना सख्त मिजाज ज्यादा हो सकता है, ना नरम मिजाज हो सकता है। ही हैज टू कीप अ बैलेंस। देखिए, ये कुछ ऐसी नौकरी है इसमें जो लोग हैं ना, अवाम, इट हैज टू बी पीपल सेंट्रिक। अच्छा, लोगों के साथ जो रास्ता है वो तो आपका नरमी के बगैर हो ही नहीं सकता। हाँ, पुलिस अफसरान होते हैं जो लोगों से बदतमीजी करते हैं, लेकिन जब बदतमीजी लोगों के साथ करते हैं उनका लोगों से टोटल डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अब मुझे बताइए कि नरमी कैसे हो सकती है कि 2.5 साल की बच्ची को रेप कर दे, जो 8 साल के बच्चे को रेप करके उसको या किसी डकैती में हरकत करे ऐसी, या किसी बंदे का आप एक तनख्वाह लेती हैं, आपकी 10 साल की मेहनत के बाद आप एक गाड़ी लें और वो आपको गन पॉइंट पे स्नैच कर लें। अच्छा, खवातीन और बच्चों के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हमने बनाया था 2020 में पंजाब पुलिस में, और उसमें ये ट्रांसजेंडर्स के लिए काम शुरू किया। ट्रांसजेंडर्स के लिए जो काम शुरू किया SN यूनुस ने अतर वहीद की आइडिया पे शुरू किया था, और उसके बाद फिर वो इट वॉज जस्ट बेस्ड इन पिंडी। हमने यहाँ पे उसको दोबारा जब इसको उठाया तो ट्रांसजेंडर्स का इशू हमारी मैडम शहरबानो ने उठाया, बच्चों का हमारी एक और ऑफिसर ने उठाया, हमारा अतर साहबा यहाँ पे है, उन्होंने सारे को संभाला खातून ने। और फिर हमने इसमें रनअवे ब्राइड्स या ऐसी बच्चियां जो घरों से निकाली गई किसी वजह से या दोबारा किसी वजह से सेट नहीं हो सकती, वो बच्चे जो कि नशे में पड़ गए, वो जो कि बेगर्स हैं सड़कों के ऊपर, वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, वो माइनॉरिटीज जिनके लिए हमने मिसाक सेंटर्स को रीएस्टैब्लिश किया, तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ को किया। इनके लिए हमने सबसे पहले लेडी पुलिस को न सिर्फ हायर किया बल्कि उनको विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग दी यूनाइटेड स्टेट्स के इंस्टीट्यूशंस के जरिए, और उसके साथ हमने ट्रांसजेंडर्स को हायर किया इनकी मदद के लिए। और मैडम चीफ मिनिस्टर की विजन के मुताबिक हमने एक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया, जो वंस अगेन SN यूनुस का आइडिया था। उस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में एज ऑफ नाउ 38,000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। आप फोन कर सकती हैं, SMS कर सकती हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या आप ईमेल कर सकते हैं। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में उन केसेस को जिसमें पुलिस सेंसिटाइज नहीं थी, मसलन किसी मियां ने औरत के बाल काट दिए, अब वो बाल काटने के बाद जब वो जाएगा थानेदार तो ये कहेगा कि जी ये तो घरेलू मामला है। बिल्कुल। इसको सेंसिटाइज करने के लिए हमने लड़कियां बिठाई वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में, तो उसके लिए हमने औरतों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटाइज किया है पुलिस फोर्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बड़ी कामयाबी है। अभी हमने देखा कि पहले लोगों को पुलिस स्टेशन जाते हुए बड़ा खौफ महसूस होता था, अब माशाल्लाह से पुलिस स्टेशन इतने अपग्रेड हो चुके हैं, मतलब 6 पुलिस स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, जिससे लोग अब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो किसी किस्म की कबाहत नहीं है लोगों को। 6 को पूरे पंजाब में करना, थानों की हालत जारी कह सकते हैं। 737 में हमने फैसला किया, पहले ये आइडिया आया कि हर डिस्ट्रिक्ट में कर दें, ठीक है, लेकिन हम सारा इकट्ठा करते हैं, तो वी स्टार्टेड टुगेदर। इसमें हमारा अथर, हमारी AAG तब यहाँ पे थी एडमिन, और उनका बड़ा जबरदस्त किरदार है। हर थाने की अलग थीम बनाई, और फिर हमने गवर्नमेंट ने उसके लिए फंडिंग दी। सो 31 दिसंबर वॉज द डेडलाइन। फ्रंट एंड ठीक हुए अभी, यानी जहाँ पे लोगों ने आना है। हमारा सिपाही आज भी अच्छी हालत में नहीं है, हमें उसके लिए मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है। मॉल्टन वो पहला थाना है जिसमें हमने बैक एंड को भी ठीक किया। चीफ मिनिस्टर साहबा ने तमाम को ओन किया, अपनी वहाँ फंडिंग की। CM साहब पिछले देखे गए थे, चीफ मिनिस्टर ने सेफ सिटीज को भी ओन किया, CM साहबा ने, मैडम मरियम नवाज ने स्मार्ट पुलिस स्टेशन को ओन किया, जमीनें हमें मिली, तो तमाम पुलिस स्टेशन जो है ना ये हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसा केस कभी आपको मिला हो जिसको सॉल्व करते हुए बड़ी परेशानी और बड़ा खौफ महसूस हुआ हो? खौफ नहीं, चैलेंजिंग बहुत होता है। हाँ। मिसाल के तौर पर भी लाहौर में कांस्टेबल शहीद होना शुरू हो गए, एक हेल्पलेसनेस होती है, एक
उन घरों में जिनमें ये शहादत होती है, बेचारगी होती है, जो भी चीज़ आती है, मैं ASPs को, SPs को, DPO को कहता हूँ कि यार देखो ये चैलेंज आया है, इसमें से तुम समझो कि तुम एंड में अल्लाह ताला तुम्हें सुरखरू करेगा और तुम और तुम्हारी टीम जो है, आप और आपकी टीम जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। चेक पोस्टों के ऊपर हमले हुए, वो हमारे कांस्टेबल्स ने, देखिए कुंडल चेक पोस्ट जिसका नाम अब हमने हारून शहीद चेक पोस्ट रखा है, वो बाहर से सीढ़ी जाती थी, आगे तवातर से हमला था और रॉकेट लॉन्चर फायर हो रहे थे, लेकिन ये खड़े रहे और बाहर से सीढ़ी के ऊपर गए और उन्होंने फाइट बैक किया। ये जो जंगी में 2-3 हमले हुए, रॉकेट लॉन्चर उसके गले में आके, उसका मतलब ये ब्लीड कर रहा था, वो फायरिंग करता रहा। तो वो कांस्टेबल की जो हिम्मत और वो सारा, वो अगर हम इसको चैलेंजिंग समझेंगे तो गुड इनफ, अगर डर जाएंगे तो नहीं। तो ऐसा कोई केस नहीं यार, करियर में तो नाकामियां भी बड़ी होती हैं, डिफिकल्टी मर्डर ट्रेस नहीं होते और बंदे को सोचता रह जाता है बंदा। तो लेकिन पुलिस की नौकरी इसी वजह से इंटरेस्टिंग है कि हर घंटा दूसरे घंटे से मुख्तलिफ है, आप बोर नहीं होते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके टेन्योर में हमने ये भी देखा कि आपने शहीदों के बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए बड़ा काम किया है, इस बारे में भी बताएं। कि कैप्टन साहब की शहादत के बाद हमारी शहीदों की पॉलिसी चेंज हुई, इनको एक पैकेज मिला और जिसके जरिए कोई ना कोई थोड़ा सा फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ। उससे पहले के जो शोहदा है उसमें से हम 650 शोहदा की फैमिलीज के लिए प्लॉट्स करके दिए हैं। जो हमारी अहलिया होती है शहीद की, और उसको अगर कहीं पनाह भी नहीं मिलती, उसके बच्चे अगर खुदा न खासा नहीं सही पढ़ सकते, तो फिर तो बाकी लोग उस तरह उस सीढ़ी पे से वो सिपाही नहीं चढ़ेगा। वो तब खड़ा होता है, नाके पे गोली आएगी या गाली, कांस्टेबल को नहीं पता। इसी तरह ये कब होगा, कब होगा जब उसको पता होगा कि मेरा महकमा मेरे पीछे खड़ा है। डॉक्टर साहब, पुलिस के हवाले से एक तासुर दिया जाता है कि पुलिस अवाम दुश्मन है, इस तासुर को दूर किया कैसे किया जा सकता है? देखिए, अवाम दुश्मन क्यों लगती है? अवाम दुश्मन से लगती है कि 2020 में एक थानेदार ने जाति कर दी, उस जाति को ज्यादा भी ना किया गया और सोशल मीडिया पे 5 साल चलती रहेगी। वो चित्र मार रहा है, वो जाति कर रहा है, वो थप्पड़ मार रहा है। लेकिन हमारे कांस्टेबल्स के साथ सड़कों पे होती क्या है ये भी देखना होता है। आखिरी कल्मिनेशन पॉइंट जो है ना, वो थप्पड़, चपेट, गाली या चित्र होता है। ठीक है। उससे पहले क्या हुआ वो कोई नहीं देखता। दैट डजंट मीन कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ ये ठीक किया पुलिस ने। वार्डन ने गाली निकाल दी, वार्डन के साथ पहले किया क्या गया है, मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, आप अभी चलिए। 1 घंटा ड्यूटी करके दिखाते हैं सड़क पे। लोग कहते हैं हमारी तुम गाड़ी 8 करोड़ की तो गाड़ी है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, ऐसी ऐसी बातें फजूल। लेकिन जातियां पुलिस से हुई, उन जातियों का अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। हमने 1787 एक शुरू किया, जिसमें पहले का शुरू हुआ है, उसमें जो पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट है मैंने खुद सुनी, हमारे निशानी सुनते थे, कॉल बैक करते थे। जहां गलती हुई हम मीडिया पे आए, हमने कहा ये हमने गलत किया और ये हमने इसका इजाला किया। अच्छा डॉक्टर साहब, पुलिस में रिश्वत, अकाउंटेबिलिटी, ये तमाम तो चीजें जो है, टाउट सिस्टम, इसको खत्म करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? बिल्कुल, जहां पे भी पुलिस होगी वहां क्राइम को कंट्रोल करने के लिए होगी, क्रिमिनल्स का राब्ता होगा। ठीक है। और इस तनख्वाहों के स्ट्रक्चर में एक उसको रिश्वत लेने की ऑफर होगी। ठीक है। कि तुमने रेड नहीं करना, तुम्हारे कांस्टेबल हो, हम तुम्हें 50,000 महीना देंगे, रेड से पहले बस मैसेज कर देना। हाँ ठीक है। ठीक है, ये वर्ल्ड ओवर होगा। हमारी पुलिस में हमारे हेल्थ के, एजुकेशन के सिस्टम हमने बेहतर किए, स्कॉलरशिप्स दी हैं। हम अब तकरीबन 1 करोड़ रुपया डेली अपनी कांस्टेबली पे खर्च कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहों से पैसा काट के। हुकूमत का नहीं है ये, अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्हम्दुलिल्लाह 1300 करोड़ से ज्यादा बढ़ाया है, उसको इन्वेस्ट किया ताकि बच्चों के ऊपर एजुकेशन, हेल्थ, इनके ऊपर तवज्जो दें, ताकि वो लोगों की तरफ ना देखें। लेकिन हैविंग सेड दैट, जातियां होती हैं पुलिस से और उन जातियों का जाला अभी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो करता है। हमारा इंटेलिजेंस ब्रांच है प्रॉपर वो, और उसमें हमारा 1787 क्राइम स्टॉपर्स है, और वो सेफ सिटी का आप नहीं बताना चाहते कि मैं कौन हूँ। और मेरे मोहल्ले में कोई ABC पुलिस वाला मुनशियात बिकवा रहा है, वो आपका नाम भी नहीं आएगा और हम उस पर एक्शन लेंगे, फिर भी हमने साबित किया है। काली भेड़े जिसको आप लोग कहते हैं, तो वो जिसमें कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बड़ा सख्ती से हम चला रहे हैं। एक हमारी भी सुन लीजिए, गवर्नमेंट ने कहा कि कत्ल के लिए हम आपको इतने पैसे देंगे, कत्ल हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लाहौर से आपने जाना है, बक्कर रेड करना है। किस पे बैठ के जाएंगे जी? कोई गाड़ी चाहिए ना। अच्छा, इंफॉर्मेशन लेनी है, कुछ करना है, वहाँ ठहराना है बंदों को, 8 बंदों की टीम ले जाना है, दूसरे सूबे में जाना है। इन तमाम चीजों के लिए पैसा चाहिए, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो कत्ल के लिए हम आपको 1 लाख देंगे, फला चीज देते, वो कितने अरब रुपए बनते हैं और मिलते कितने करोड़ रुपए हैं, ये जरा हिसाब कर लीजिए। अब ये जब आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं देंगे, प्रोसिक्यूशन महकमे को कॉस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये बोझ लोगों तक पहुंचेगा।
जब वो बोझ लोगों तक पहुंचेगा तो वहां पे एक पैरेलल गंदी घटिया इकोनॉमी शुरू हो जाएगी। फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा उस अकाउंटेबिलिटी को करना जब तक रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे। मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहिबा कहती हैं कि मुझे तो पुलिस की एक मीटिंग जो है वो 10-10 अरब की पड़ती है। शी हैज इन्वेस्टेड, मोहसिन नकवी साहब ने इन्वेस्ट किया। इसमें अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आती जाएगी, हालात उसमें बेहतर होते जाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पुलिस में हमने देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरह से एक अफसर का काम कितना मुतासिर होता है? बहुत ही वैलिड बात है आपकी। 4.25 साल में बोर्ड में मेरा 12वां नाम है। 12th ये पहली मरतबा हुआ है कि हमारे आरपीओज, आईजी, मेजॉरिटी ऑफ डीपीओज 18 महीने से हैं और आप हमारे लंबे टेन्योर्स हैं। और हाँ, जिसने गलत किया उसे आप निकाल दें, लेकिन जहाँ ठीक काम हो रहा है उस जगह पर उसके टेन्योर को लंबा होने दें और उस जगह जाके रिजल्ट भी देखें और उसकी ओनरशिप भी देखें। मैं गारंटी देता हूं कि 2 से 3 महीने में तो डीपीओ को 4 महीने लगते हैं इलाके को समझने में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। और वो थाने नहीं पूरे देखा होता तो उसको कहते तुम अगली जगह चले जाओ। हॉबीज आपकी क्या है? फैमिली को टाइम किस तरह से देते हैं इतनी सख्त रूटीन में? सख्त रूटीन पुलिस में सारी जिंदगी रहती है। अच्छा। वो कहते हैं 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। माय वाइफ इज अ मेडिकल डॉक्टर और बच्चे मेरे वकील अभी बने हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। उनके साथ डेफिनेटली सफर करते हैं, कोई शक नहीं, और हर पुलिस वाले के करते हैं यार। लेकिन हमें तो घर मिल गए, हमें तो मिल गया कि ना हर कोई जाकर मैं इतना घंटे काम कर, लेकिन जो कांस्टेबल और थानेदार है उसको तो घर भी नहीं दिया, उसकी तो पोस्टिंग भी घर से दूर कर, उसको तो किराए के लिए मोटरसाइकिल डालने के लिए पेट्रोल नहीं और किराया नहीं। वो कितना सफर कर रहा है। पंजाब कांस्टेबलरी है, सीटीडी है, स्पेशल ब्रांच है, 3-3 महीने बाद छुट्टी मिलती है। सो ये पुलिस एक लाइफस्टाइल है और पुलिस जो है ना एक नौकरी नहीं है, पुलिस सिर्फ एक पैशन नहीं है, सिर्फ ये एक वे ऑफ लाइफ नहीं है, ये उससे भी बढ़ के एक लाइफस्टाइल है। ये आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप कामयाब है, वरना आप सिर्फ चू करके आप साइड पे फेल होकर निकल। क्या हॉबीज है आपकी? स्पोर्ट्स बहुत खेली सारी जिंदगी। हाँ जी, टेनिस कोर्ट हमेशा ही घर में रहा, सरकारी मुलाजिम थे फादर। क्रिकेट बहुत खेली, स्पोर्ट्स बहुत खेली बचपन में। अच्छा, उसके बाद म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था। अच्छा। कीबोर्ड बजाने का एक मीडी होता है, सीक्वेंसिंग होती है, आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं, उसका बहुत ज्यादा शौक था। गाते भी हैं? बिल्कुल भी नहीं है, नहीं। अगर आपने कहीं मजमा को खाली कराना है ना तो वो मुझे आप माइक्रोफोन दे दें, इंशाल्लाह ताला जल्दी खाली हो जाएगा। म्यूजिक का बजाने का बहुत शौक था, बनाने का बहुत शौक था, क्रिएट करने का, इस्लाम का पढ़ने का बहुत शौक था। दैट इज वन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इस्लाम और ये जो है ना इसको आप कह लें इस तरह मिराज का वाकया है या ये बाकी बिग बैंग है या क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, ये अभी भी जब मैं ये नहीं रात को 1-1.5 बजे टाइम मिलता है तो मैं जरूर फिजिक्स की वो वीडियोस देखता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मूवीज वगैरह भी देखते हैं? बहुत नेटफ्लिक्स? अब नेटफ्लिक्स तो अब आया ना। तो पहले तो VCR की टेप होती थी। अच्छा। तो मेरे फादर को एक्चुअली बहुत शौक था, तो मेरे फादर ने घर में जो है ना 8mm का प्रोजेक्टर सिस्टम लगाया। अच्छा। और VCR आया तो वो जिसको शैतानी चरखा कहते थे वो हमारे घर में जल्दी आ गया। फिर CD DVD आई तो मैं अमेरिका गया तो वहाँ पे मैंने प्रोजेक्टर देखा था, फर्स्ट टाइम जो LCD प्रोजेक्टर्स आए। तो वहाँ पैसे मिलते हैं जब आप किसी कोर्स पे जाते हैं ना, तो वो FBI वगैरह वाले। तो हमने पैसे जो मिले तो उससे हमने प्रोजेक्टर लिया। तो बच्चों को मेरे बहुत शौक है, अपने पाकिस्तान का तो ऑब्वियसली सिनेमा मुझे बहुत पसंद है। अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब पुलिस के हवाले से आपका क्या विजन है आगे? पंजाब पुलिस को लीडरशिप फ्यूचर की तैयार मिलेगी, यही विजन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। आपका शुक्रिया, पता नहीं प्रोग्राम का आपका इतना लंबा टाइम था जितने लंबे मैं जवाब दे गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो होपफुली आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, आपको पता है कि तीरंदाजी तेज नज़र का खेल है, लेकिन आप अभी शौक होने वाले हैं कि बसारत से महरूम अफराद न सिर्फ तीरंदाजी कर सकते हैं बल्कि हदफ को निशाना बनाने की ऐसी महारत रखते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। जी हाँ, आज हमारे जो मेहमान हैं वो बसारत से महरूम है आर्चरी प्लेयर तनवीर अहमद, जिन्होंने हाल ही में चेक रिपब्लिक और बेल्जियम में होने वाले तीरंदाजी के मुकाबले में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए और आर्चरी के इन 2 बड़े बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 45 ममालिक के तीरंदाजों ने हिस्सा लिया था। और ये भी आपको बताते चले कि तनवीर अहमद एशिया के पहले बसारत से महरूम आर्चर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और तनवीर अहमद पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आर्चरी मुकाबलों में 7 मेडल्स जीत चुके हैं अब तक। बिल्कुल, और आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, बल्कि साथ खुद भी मिलते हैं उसी जबरदस्त तीरंदाज से। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। तनवीर, वेलकम टू एक्सप्रेसो, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने के लिए।
एन एक्सट्रीम प्लेयर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जिनकी लाइफ में अचीवमेंट्स होती हैं, लेकिन कुछ तो हैरान करके रख देते हैं। यू वन ऑफ देम। एक तो ये बताइए कि क्या आप शुरू से आई साइट के हवाले से प्रॉब्लम थी या कभी बाद में हुआ, और साथ तीरंदाजी शुरू से चल रही थी? ये दोनों चीज़ें जारी बात है मुश्किल है, यानी कि आप देख ना पाएँ सही से या मुकम्मल तौर पर, और तीरंदाज भी हों, ये तो नामुमकिन सा लगता है। जी, तो ऐसा है कि मेरा ये एक्सीडेंटल मसला हुआ था 2003 में। मुझे क्रिकेट खेलते हुए बॉल ने हिट किया था और मेरी एक आई के रेटिना में सुराख हो गया था, और दूसरी आई मेरी बाय बर्थ उसमें से फ्लाइट परसेप्शन थी। अच्छा। और 2017 में हमने इस गेम को स्टार्ट किया पाकिस्तान ब्लाइंड आर्चरी के प्लेटफॉर्म से और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंड आर्चरी एसोसिएशन से, वहाँ से हमने इस गेम को स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह के तकरीबन 4 और 3-7 साल के कलील अरसे में हम इस लेवल तक पहुंचे हैं कि हमने 7 मेडल अचीव किए हैं नेशनल लेवल पे। अच्छा, तो तनवीर, आपने इतने मुश्किल तीरंदाजी जैसे खेल का इंतखाब क्यों किया? क्या आपको शौक था? इस हवाले से भी बताइएगा। जी, डेफिनेटली कोई भी गेम शौक के बगैर नहीं खेली जाती। मैं एक कोर्स कर रहा था हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का। वहाँ पे मेरे कोच इजाज साहब से मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ ब्लाइंड लड़कियों को जो है वो तीरंदाजी सिखाई है। तो देन मेरा भी शौक डेवलप हुआ कि मैं क्यों ना मैं इस गेम को खेलूं, और फिर मैंने इस पे वर्कआउट किया और देखा कि इंटरनेशनली कितने लोग इस गेम को खेल रहे हैं। तो उस वक्त तकरीबन 20 से 25 लोग इंटरनेशनली इस गेम को खेल रहे थे। देन मैंने उनसे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश की, और फिर देखा कि पाकिस्तान में हम कैसे ये गेम खेल सकते हैं। देन पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन से रब्ता किया मैंने, और 2022 में हमें पहली दफ़ा जो है इंटरनेशनली, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिला। और ये किसी भी एशियन टीम की, किसी भी एशियन प्लेयर की तरफ से ये पहली नुमाइंदगी थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी जो है सिल्वर मेडल फर्स्ट टाइम ही जाते हुए मैंने लिया, और ये बड़ी अचीवमेंट थी उस वक्त कि आप पहली दफा कहीं जा रहे हैं। लीड इससे बड़ा, इससे बेहतर क्या? और पहली दफा पार्टिसिपेट कर रहे थे, और आपने न सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि गोल्ड मेडल भी जीता। ये भी बताइए, एक तो ये कि कितने मीटर्स का डिस्टेंस होता है? क्या ये स्टैंडर्ड डिस्टेंस है जिसपे आपने कम्पीट किया, या ये मुख्तलिफ वेरी करता है पर्सन टू पर्सन? नंबर 1। नंबर 2, टेक्निकली क्या रूल्स होते हैं फॉर द ब्लाइंड पीपल जो कि देख नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या रूल्स होते हैं? जी, इसमें हमारा जो डिस्टेंस होता है वो 30 मीटर का होता है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती हैं, और जो 1440 डबल फीटा या फीटा राउंड होते हैं। जैसा कि अभी चेक रिपब्लिक में जो पैरा चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट था, वो 30 मीटर पे था, और जो टारगेट साइज होता है वो 80 सेंटीमीटर का होता है। जबकि 1440 फीटा राउंड में जो है, जो कि हमने बेल्जियम में भी खेला, और फर्स्ट टाइम जो है मुझे ये इवेंट खेलने का इजाज़त हासिल हुआ। और वहाँ पे ये होता है कि आपको 144 एरो शूट करने होते हैं, लेकिन आपका टारगेट साइज हर दफा चेंज किया जाता है। डिस्टेंस 30 मीटर ही रहता है, लेकिन टारगेट साइज को चेंज किया जाता है। और 36 एरो के जो है हम 6 एरो के सेट खेलते हैं। व्हाट लीड्स यू टू द टारगेट? आई मीन, जो ब्लाइंड क्रिकेट होती है, लेट्स सपोज, क्योंकि मैंने तो मेनली वही देखा है, उसमें तो एक बॉल की सर्टेन साउंड होती है दैट लीड्स यू टू द टारगेट के बॉल किधर करनी है, किधर आ रही है, फॉर द बैटर एंड द बैट बॉलर। आपके लिए टारगेट की तरफ लीड आप कैसे करते हैं? क्या ये पार्शली ब्लाइंड लोग खेलते हैं या क्या होता है? जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। जी, हमारे यहाँ 2 कैटेगरीज होती हैं। एक टोटली ब्लाइंड कैटेगरी होती है जिसे हम VI1 कहते हैं, और एक पार्शली ब्लाइंड जिस तरह मैं हूँ, जो 2 से 3 मीटर तक देख सकते हैं, वो VI2-3 कैटेगरी होती है। और हमारे यहाँ दो तरह के इवेंट खेले जाते हैं। एक इवेंट होते हैं जिसमें सबको ब्लाइंड फोल्ड पहना दिया जाता है, जिस तरह भी मैं चेक रिपब्लिक में खेल के आया हूँ, वहाँ पे हमने ब्लाइंड फोल्ड पहन के खेला है, यानी कि सब बिल्कुल 0 VN के साथ खेले हैं। देन जिस तरह 1440 राउंड था, वो हमने VN के साथ खेला था, यानी कि जितनी हमारी नजर है हम उसके साथ खेलते हैं। और हमें शूट करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए टेक्टाइल साइट की असिस्टेंस हासिल होती है। टेक्टाइल साइट जो है वो एक स्टैंड की मानद होता है, जिस तरह आपका कैमरे का स्टैंड होता है, और उसके साथ अगर एक नोजल लगा दी जाए, और उस नोजल को हम अपने हाथ की बैक एंड साइड से टच करते हैं, और वो कोच हमारा जो है वो टारगेट के सेंटर में उसको सेट करता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, और विद इन 6 एरोज वो एक दफा हमें एडजस्ट कर सकता है। वो ना तो हमें फिजिकली जो है टच कर सकता है ड्यूरिंग द 6 एरोज, और ना ही हमें वर्बली बता सकता है। जस्ट हमें वो टारगेट की पोजीशन बता सकता है कि जहाँ पे हमारा एरो लगा है, वो हमें क्लॉकवाइज बता जाता है। मोर अबाउट एंगलिंग। आई मीन, इसमें जो मैं समझ पाया हूँ, देखने से ज्यादा एमिंग से ज्यादा एंगलिंग मैटर करती है।
दिस इज व्हाट आई गॉट। जी बिल्कुल, आपका सही है। तो तनवीर 2 माह में 2 गोल्ड मेडल्स, मतलब इतनी बड़ी कामयाबी, कितनी प्रैक्टिस इसके लिए आपको करनी पड़ी, कितने चैलेंजेस आए, इस हवाले से भी बताएं। जी, चैलेंजेस हमेशा आपको आते हैं। आप किसी भी गेम को स्टार्ट करते हैं, आपको लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। तो थैंकफुली सबसे पहले तो मुझे सीबीएम ने सपोर्ट किया, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, और मैं इस इवेंट में जा सका और स्पॉन्सर लैक कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने एफर्ट की और वहां तक पहुंचा, कुछ खुद से लगाया। लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत रेयर थी मेरे लिए। और इन तमाम सिचुएशन में फिर अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, और 5 दिन मैं तकरीबन वीक में 5 दिन ट्रेनिंग करता था, और 4 से 5 घंटे की लगातार ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि इसके लिए आपके मसल स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी बॉडी को जो है बिल्कुल चुस्त होना पड़ता है, और आपके स्टांस जितना अच्छा होगा और जितना एक्यूरेट आप अपनी बॉडी को एक्यूरेट रखते हुए शूट करेंगे, उतने अच्छा आप टारगेट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हम टारगेट को देख तो नहीं पा रहे। बिल्कुल माइक्रो, तो हमने इमेजिन करना है अपने दिमाग के अंदर कि ये हमारा टारगेट है, ये आपका टारगेट है इंडीड। और इट्स आई मीन बहुत ये कोचेस की मेहनत है। हमारे कोच अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, एजाज साहब और असिस्टेंट कोच अरसलान साहब, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बकअप किया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक वी जस्ट गॉट टू नो कि आप एक्सप्रेसो में पहले भी आ चुके हैं, तो मैं खुश हो रहा था कि कम से कम एक ऐसी आप एक ऐसे टैलेंटेड आदमी हैं जिन्हें हमने पहले भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिया और आज भी है, तो इट फील्स ग्रेट कि आप जैसे लोग हमारे साथ मुसलसल एक सफर हमारा मजे की बात यह है कि जी मजे की बात यह है कि मैं जितनी दफा भी इंटरनेशनल लेवल पे गया हूँ, मैंने अपने स्कोर्स को इंक्रीज किया है, और ये एक सेटिस्फैक्टरी थिंग है कि जब भी मैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है उस पर बात करना। जब आपके साथ हादसा हुआ, आपकी आई साइट चली गई, उसके बाद भी आपने न सिर्फ कम बैक किया, बीइंग अ चैंपियन कम बैक किया। आप एक आम आदमी नहीं हैं, आप एक मुनफरिद आदमी हैं, इंतहाई टैलेंटेड हैं। उन लोगों के लिए जो इस वक्त किसी ऐसे चैलेंज से गुजर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ भी कहना चाहें, कैसे हाउ दे कैन जस्ट गेट बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ एंड कैन बी लाइक यू। जी, स्पेशल पर्सन के लिए और जिनके साथ कोई डिसेबिलिटी हो, चाहे फिजिकल डिसेबिलिटी है या ब्लाइंडनेस है, तो वो एक चैलेंज होती है किसी भी बंदे के लिए। तो आप अगर एम बना लें, एम करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। आप अपने ओपन माइंडेड के साथ ज़हन को ब्रॉड रखते हुए अपने एम की तरफ फोकस करें, और कोई वजह नहीं है कि आप अपने एम को अचीव कर सकें। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, बहुत शुक्रिया तनवीर, रियली प्राउड ऑफ यू। आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, और बिल्कुल भी जिस तरह से भी तनवीर ने बात की है कि अपने आप को खुद को मोटिवेट रखें, कोई ऐसी वजह नहीं हो सकती जो आपके गोल के रास्ते में आए, अगर आप खुद से कुछ करना चाहते हैं। एक्सप्रेसो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आप सोच रहे होंगे कि एक्सप्रेसो में अभी तक क्रिकेट का कोई जिक्र क्यों नहीं हुआ, तो जनाब अब क्रिकेट पर बात करने लगे हैं। मत सोचिए, बात होने लगी है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी खासे एक्टिव हैं और क्रिकेट और टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बड़े फैसलों का ऐलान कर रहे हैं। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक और तवील इजलास हुआ, जिसमें क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। और मोहसिन नकवी साहब का ये कहना है कि गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को सिलेक्शन कमेटी में अब शामिल किया गया है। उनके साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और टीम कैप्टन भी होंगे, और हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा। ये तो बड़ा अच्छा होगा। खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलना होगी, और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के तरीक़ेकार को सिलेक्शन कमेटी ही तय करेगी। और मजीद उन्होंने ये कहा कि डिसिप्लिन पर भी कोई समझौता नहीं होगा जनाब। नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले जो खिलाड़ी हैं, उसके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। टीम के अंदर यूनिटी और इत्तेफाक नज़र भी आना चाहिए। ग्रुपिंग करने वाले खिलाड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रुपिंग पर मैनेजमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी जानिब बोर्ड सरबराह ने फिलहाल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम कम ना करने का फैसला किया है। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 1 साल होगी, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और फिटनेस जो है वो हर बरस उसका जायजा लिया जाएगा। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट का जायजा लेने के लिए मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, उस्मान वाला और नदीम खान को जिम्मेदारी दे दी गई है। इस सारी सिचुएशन पर, क्रिकेट की सारी सूरत हाल पर हमने अब बात करनी है। हमारे साथ यूसुफ अंजुम साहब मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। और इससे पहले कि हम यूसुफ भाई की तरफ जाएं, ये स्टेटमेंट्स हमारे लिए नई नहीं है, स्टेटमेंट्स हमारे लिए पुरानी है। ये बिल्कुल राइट ट्रैक है, अगर इस पे अमल हो तो ऐसे ही तो क्रिकेट बेहतर होनी है, लेकिन स्टेटमेंट्स पुरानी हैं।
जो भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं, हम कैसे यूसुफ भाई, रमीज राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जगा अशरफ साहब की, सब तो हमें याद है रिसेंट पास्ट के अंदर। तो आपको वेलकम है, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। क्या आप कैसे देख रहे हैं इसको, ये स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तक तो मीटिंग्स ही हो रही हैं, अभी तक इसका कोई नतीजा सामने नहीं आ सका, सिर्फ बातें हो रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक पहले ये कहा गया था कि जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस का मैच अच्छा नहीं था तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जी कमी की खबरें आ रही थी कि उन्होंने कहा कि हम दावा इनकी जो मरात उनको कम करेंगे, लेकिन जो कल मीटिंग हुई उसमें तो वही सेम उन्होंने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम में बिल्कुल कटौती नहीं होगी, जिस तरह जिसको मिल रहा है उसी हिसाब से उनको मुआवजा मिलेगा। तो इससे लगता है कि सिर्फ अभी तक बातें जिनको अमली शक्ल देने। अच्छा, इसमें एक चीज क्लियर करें, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की नौयत में उन्होंने कहा है, यानी कि उसके मंदरजात में तब्दीली नहीं होगी, या जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है उन लोगों में तब्दीली नहीं होगी? थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए इमरान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही रहेंगे जी, बिल्कुल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही रहेंगे, लेकिन उनका फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके बाद दोबारा से उनको दोबारा ये जो कैटेगराइज किया जाता है, BC कैटेगरी, D कैटेगरी, उसमें उनको लिया जाएगा। इस वक्त बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, रिजवान, शादाब खान, ये चारों एक कैटेगरी का हिस्सा, इसमें उनको 60 लाख महाना इनको मुआवजा मिलता है। उसके बाद B कैटेगरी में जो लोग हैं उनको 45 लाख के करीब महाना उनको तनख्वाह दी जाती है। तो अच्छा, शादाब भी एक कैटेगरी में है, तो इस हवाले से कि ये एक अच्छा खासा मुआवजा है, और इसमें ज़रूरी है उसकी जो शिक है उसमें यह कि आपको फिट रखना है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। तो अभी तक हमारे क्रिकेटर ना अपने आप को फिट रख पाए, ना अभी तक डिसिप्लिन के हवाले से भी इतलात है कि उनका जो मेयार है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, डिसिप्लिन शिकायत काफ़ी है, कोच ने भी किया, रिपोर्ट किया है। तो अब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कब होगा? वही वाली बात है कि ये सब बातें की जाती हैं, लेकिन अमल दरामद कब से शुरू होगा? देखिए, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये 3 साल के इब्तदाई तौर पे दिया गया था। आपको याद होगा जब चीफ सेलेक्टर थे इंजमाम उल हक, उन्होंने जोर देकर खिलाड़ियों की मरात में भी इजाफा किया था, उनके मुआवजा भी वो था, उसको भी मनवाया था कि उनको मुआवजा बेहतर किया जाए। तो उसमें यह था कि हर साल के बाद इसके जो रिव्यू किया जाएगा, तो अब ये रिव्यू होने जा रहा है, जिसमें यकीनी तौर पर कुछ बेहतर फैसले भी होंगे। जिन क्रिकेटर ने परफॉर्म नहीं किया या जिनकी फिटनेस अच्छी नहीं है, डिसिप्लिन के वाले से अच्छे नहीं है, उनको थोड़ा सा एक्शन मेरे ख्याल में लेने की ज़रूरत। जब तक एक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं होने वाला पाकिस्तान क्रिकेट को। ठीक है, तो ये जो NOCs का इशू है मुख्तलिफ लीग्स के लिए, कल से बड़ी खबर चल रही है, और थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज़ एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की बात है, तो ये क्या सही पॉलिसी है और इसमें हकीकत कितनी है? इसकी क्या इंटरनल खबर क्या है इसकी? देखिए, इसका NOCs नहीं देगा बोर्ड लीग्स के लिए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो पॉलिसी उसके मुताबिक आप PSL के साथ 2 लीग्स में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाज़त दे सकता है कि आप उसके लिए मुआहदे कर सकते हैं, खेल सकते हैं। लेकिन अब रिसेंट जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, इसके बाद पाकिस्तान को आगे जो मजीद क्रिकेट खेलनी है, मई तक पाकिस्तान ने 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 14 ODI खेलने हैं, 9 जबकि T20 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने। तो उसके लिए PCB ने सिर्फ ये वाज़ेह किया कि जो क्रिकेटर तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, जिसमें बाबर आजम है, शहनशाह अफरीदी है, नसीम शाह है, तो उनको रिजवान है, उनको NOCs नहीं दिया जाएगा। अच्छा। क्योंकि लंबी क्रिकेट है, उसमें जो थकावट भी हो जाती है जब NOC वो खेलते हैं लीग वगैरह जाकर। आपको याद होगा एशिया कप में हमारे खिलाड़ी नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी फिटनेस मसाइल का शिकार हुए थे। तो अभी अच्छा फैसला है कि उनको NOC ना दिया जाए। इससे तो फिर प्लेयर्स वही करेंगे जो मोहम्मद आमिर ने किया था, बाहर से डॉलर्स कमाने के लिए, पैसे बनाने के लिए T20 सिर्फ खेलेंगे और बाकी फॉर्मेट से रिटायरमेंट्स ले लेंगे। देखिए इमरान, हमारी बाकी टीम सफर करेंगी। देखिए इमरान, ये दुनिया में बैलेंस पॉलिसी दुनिया में ऐसी मिसालें नहीं है। ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इस तरह का सोचते हैं। दुनिया वाले अमेरिका से हारते भी नहीं है सर, हम हारते हैं। सो वी गॉट डिफरेंट एग्जांपल्स। तो हमें थोड़ा सा बेहतर अपने आप को, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, इज्जत और पाकिस्तान जो जिसने आपको इज्जत दी है, नाम दिया, जिसकी वजह से आप लीग्स में जाते हैं। अगर पाकिस्तान की टीम में ना हो तो आपको कोई भी लीग में शामिल ना करे। तो ये पाकिस्तान की वजह से है। नहीं, मेरा पॉइंट यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। नेशनल ड्यूटी सबसे पहले है। आई होप कि इन प्लेयर्स को एहसास है, हमारे हीरोज हैं, वी रिस्पेक्ट देम। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है ना कि अगर मुझे अपने फाइनेंशियल गेन्स वैसे नहीं मिल रहे, तो ये भी तो मेरा प्रोगेटिव है ना कि मैं कह दूं कि मैं लीग्स खेलूंगा अब और मैं लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेला, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो इससे हमारी क्रिकेट का नुकसान हो जाएगा ना, बजाय इसके कि हम उनको थोड़ा। देखिए इमरान, जो भी है कि पाकिस्तान जो है खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी हैं, तकरीबन ये 2 से 2.5 करोड़ रुपए हर साल कमाते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ हम लीग से पैसा कमाएंगे तो वो भी किसी तौर पे मुनासिब नहीं है। लीग की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम बताया, लेकिन बहुत ज्यादा
पैसे। लेकिन लीक की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त में जब आपके पास कुछ टाइम और टीम की मसरूफियत ना हो ज्यादा लगा दी जाएंगी, ये क्या जा रहा है। अच्छा, और इसके बाद जो फिटनेस टेस्ट का कहा गया है हर 3 माह बाद जो है वो करवाया जाएगा, उससे क्या तब्दीली आएगी? जी बिल्कुल, ये फिटनेस टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के हवाले से। कुछ अरसा से पाकिस्तान टीम को बिल्कुल इस जानब तवज्जो नहीं दी गई थी, खासतौर पर जब से बाबर आजम कप्तान बने हैं तो दोस्ती यारी के चक्कर में उन्हें इस जानब खिलाड़ियों की तवज्जो नहीं आने दी कि आप फिटनेस टेस्ट भी दें। फिटनेस टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हर 3 माह के बाद ये जो फैसला लिया गया है बहुत अच्छा है। इसके यकीनी तौर पर दूरस्थ नताइज सामने आएंगे और साथ साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पाबंद भी किया गया कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हिस्सा लें, क्योंकि शादाब खान, बाबर आजम, रिजवान वगैरह ये कभी हम नहीं देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं, सिर्फ टीम की तरफ से खेलते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट वाहिद रास्ता है जिसमें आकर अपनी खामियों को आप बेहतर कर सकते हैं। आजकल की मौजूदा जो क्रिकेट उसमें तो वीडियोस एनालिस्ट वगैरह सारे वहाँ पे मौजूद हैं टीमों के साथ, वो आपको देख लेते हैं कि आपकी कौन सी वीकनेस है और उसी के मुताबिक वो आपके खिलाफ प्लान तैयार और ये इतने लकी क्रिकेटर्स हैं, ये उस टाइम पे हैं जब कमर्शियल क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग का ब्रांड आ गया, उसकी वजह से ये लोग ब्रांड बन गए। खासतौर पर शादाब की अगर मैं बात करूँ, एंड दे आर वेरी लकी। मेहनत तो है डेफिनेटली प्लेयर करता है, लेकिन दे आर लकी पीपल। अच्छा जी, दूसरा मैं ये भी बताइए आपके ये जो शाहीन आफरीदी की बहुत बड़े फैन हैं, एक दूसरा ग्रुप शाहीन शाह आफरीदी का भी है। एक तो ये कि के हवाले से जो खबरें आ रही हैं डिसिप्लिन के कुछ मसाइल हैं, इस पर भी कोई बात की है मोहसिन नकवी साहब ने? डिसिप्लिन के हवाले से तो उन्होंने कहा है कि शाहीन के हवाले से खुसूसन तौर पे यकीनी तौर पे जब डिसिप्लिन की बात होगी तो शाहीन का जिक्र तो उसमें जरूर होगा। तो उन्होंने कहा है कि इस पे कोई समझौता ना किया जाए, जो आप फैसला लेना चाहते हैं टीम सिलेक्शन के हवाले से, जिसको मुंतखब करना है, जिसको नहीं करना, आपकी मेरी तरफ से आप बिल्कुल आजाद हैं। मेरी सिफारिश ना मानिए। साफी आपका कोई सोर्स किसी से बात हुई है वाकई, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी एक शख्स के ऊपर सारा मलबा गिरा दो कि उसके डिसिप्लिन के मसाइल थे, कुछ ऐसा भी हो रहा है, कुर्बानी का बकरा बनाया? इसमें यकीनी तौर पर कुछ शाहीन के भी उसका कसूर है, उसने जो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए तो वो नहीं किया। जब से उसकी कप्तानी गई वो अलग टीम से अलग थलग हमेशा नजर आते हैं। हमने देखा जितनी तकरीबात वहाँ पर हुई उसमें भी वो बिल्कुल एक कोने में खड़े रहते थे, दूसरे खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल घुलते मिलते नहीं थे, ना उनसे बात करते थे। उनके इश्यूज जरूर हैं। इंडिया के साथ मैच से पहले हमने देखा कि वो टाइम स्क्वायर में अपने दोस्तों यारों के साथ बड़े अच्छे रहे परफॉर्मेंस करते हुए। अब जो इंडिविजुअल स्टैट्स हैं, देखिए स्टैट्स ठीक है, किंग ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन को मेंटेन करना भी तो खिलाड़ियों की जिम्मेदारी। अगर आपको कर्फ्यू टाइम 11 बजे का है कि आपको कहा गया कि उसके बाद आपने होटल से बाहर नहीं रहना, फौरन आपने आना है, तो अगर आप नहीं आएंगे तो इससे यकीनी तौर पर जो हवाले से डिसिप्लिन के इश्यूज है वो तो सामने आएंगे। तो इसके साथ उनका लड़ाई भी हुई थी मोहम्मद यूसुफ के साथ इंग्लैंड के टूर में, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पर उनके बॉलिंग के कुछ इश्यूज थे। जब वो प्रैक्टिस के दौरान नो बॉल वगैरह कर रहे थे तो मोहम्मद यूसुफ ने उनको रोका कि आप यार ये ध्यान से बॉलिंग करो, क्योंकि प्रैक्टिस में जा रहा, अगर आप आदी हो जाओगे फिर मैच में भी करोगे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अपने आप अपने काम से रखें, आप मुझे जो पता नहीं लेकिन अब चूंकि कह दिया गया ग्रुपिंग की इजाजत नहीं है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है और अदम बर्दाश्त जो है इस पर वो की जाएगी। तो बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर आपने अपना तज्जिया दिया और जो इजलास था खुसूसी तौर पर उस पर हमने बात की कि क्या क्या तब्दीलियां जो है वो होने जा रही हैं और क्या क्या हम फैसले कर लिए गए। अल्लाह करे इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, आपने अच्छी बात की, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन होगी तो पता चलेगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक सेगमेंट आपसे शेयर करना है, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। ये एक्सप्रेसो का आखिरी हिस्सा है और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा एक बड़ा इंटरेस्टिंग कम इन्फॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन वाला एक सेगमेंट आपके लिए हमने प्रोग्राम में शामिल करना है, वो है ताज़िया के हवाले से। आप ताज़िए तो देखते हैं मुख्तलिफ जुलूसों के ऊपर जो निकाले जाते हैं, बट इट हैज़ अ हिस्ट्री, इसकी तारीख क्या है, इस पर बात होगी। सेगमेंट है माइंड मैटर्स और डॉक्टर कमल खालिद इस बारे में बात करेंगी, लेकिन आप ये सेगमेंट देखेंगे और हम आपसे उससे पहले चाहेंगे इजाज़त, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा ना। आपसे कल इंशाल्लाह मिलेंगे और कल हम फोकस करेंगे ज़रा मुहर्रम को, आशूरा को ज़्यादा, कुछ मजहबी लिहाज से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे बात हो सके। आप अपना ख्याल रखिए, अच्छा सा दिन गुजारिए, सेगमेंट देखिए और हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं डॉक्टर कमल खालिद और आज का दिन तारीख़ में एक बहुत अहमियत का दिन है। ये वो दिन है जो कि मुसलमानों के लिए बिलखुसूस और तमाम इंसानियत के लिए बिलअमूम एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ी मिसाल है। और ये वो मिसाल है जो कि आपको बताती है कि हक़ के लिए और इंसाफ के लिए कोई भी इंसान किस हद तक जा सकता है, और इंसान भी वो जिसका ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हो और वो उनका इंतहाई एक फेवरेट बच्चा मासूम
इसको इस तरह भी देखिए कि वो अपने नाना का बड़ा ही लाडला नवासा भी था, और क्या ताल्लुक़ था, क्या रिश्ता था दोनों का। और उस नवासे ने जब आगे जाके हक़ के लिए जंग लड़ी और एक अलम लहराया, और वो ऐसा अलम लहराया कि जिसकी गूंज हम आज तक महसूस करते चले आ रहे हैं। हम लोग आर्ट हिस्टोरियंस तारीख़ को फ़न के तनाजुर में भी देखते हैं, और वो जो फ़न है उसके ऊपर तारीख़ी वाक़यात का बहुत गहरा असर है। इन्हीं में से ये हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा वाक़या तारीख़ में हुआ हो और उसका हमें कहीं भी रिफ्लेक्शन जो है वो फ़न की दुनिया में ना मिलता हो। आज मैं जानती हूँ कि मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर मुख्तलिफ़ गुफ्तगू हो रही है। मैं एक ऐसे पहलू को छेड़ना चाहूँगी जो हम सबकी नज़र में तो है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उसके हवाले से कोई ऐसी तारीख़ी एतबार से शायद बात कम ही होती है, और वो है कि जब आप ये एक सिलसिले शुरू होते हैं मुहर्रमुल हराम के, तो हम बार बार एक चीज़ जो हमारी निगाहों से गुजरती है, जो हमारे लिए बहुत मोहतरम है और जिसको हम बड़ी एक इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, और वो ताज़िये होते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जो ताज़िये बनाए जाते हैं उनकी भी तो कोई तारीख़ होगी, वो भी तो किसी ने उनका आगाज़ किया होगा। तो हम बात करेंगे उस तारीख़ के हवाले से जो अमूमन किताबों में लिखी गई, और मैं पहले कहती चलूँ कि ये मुख्तलिफ़ किताबों के हवालों से बात हो रही है। नाजरीन में से अगर कोई इसमें बहुत बेहतरी करना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। तो जब हम तारीख़ में देखते हैं तो ताज़िया का लफ्ज़ जो है वो उसको अमूमन जो एसोसिएट किया जाता है ताज़ियत के साथ, और ताज़ियत दुख मनाना, किसी बहुत अपने जाने वाले का गम मनाना, उसमें इसको शामिल किया जाता है। चुनांचे ये लफ्ज़ वक्त के साथ साथ एसोसिएट होना शुरू हुआ एक ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को जिसको एक स्ट्रक्चर की सूरत में बाद में डेवलप किया गया, और ये वो स्ट्रक्चर था जो कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम आलम इस्लाम में इसकी बहुत मकबूलियत हुई, और इसको बहुत अकीदत और एहतराम के साथ ना सिर्फ ये कि बनाया जाता था बल्कि इसको कैरी ऑन भी किया जाता था, और ये सिलसिला आज तक कायम है। जब हम माजी में झांक के देखते हैं तो इसका हमें जो कदीम तरीन एक रेफरेंस जो मिलता है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, दुनिया की मैं बात नहीं करूँगी, सब कॉन्टिनेंट में, तो कहा जाता है कि गालिबन तैमूर ने जब वो हिंदुस्तान पे हमला कर चुका था तो उसके दौर में गालिबन इसका आगाज़ हुआ, और वजह उसकी जो है वो ये बताई जाती है, ये कुछ यूरोपियन राइटर्स लिखते हैं कि उसकी फ़ौज के कुछ लोग जो थे जब मुहर्रमुल हराम के दिनों में, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो करबला जा सकें। तो उस वक्त आप जानते हैं फासले बहुत थे और नामुमकिन था उनका पहुंचना, तो फिर तैमूर ने उनके लिए खुसूसी तौर पे एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करवाया जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो उनका जो मज़ोलियम है उसको रेप्लिकेट करके ये एक ऐसी कहिए कि हल्की सी तसल्ली थी उसके सिपाहियों के लिए जिसको कि मान लिया गया, और कहा जाता है कि ये रिवायत जो है गालिबन 1400 सेंचुरी में शुरू हुई, लेकिन तैमूर की जब हम किताब पढ़ते हैं तैमूर नामा, तो वो कहता है कि 1398 में गालिबन इस रिवायत का आगाज़ होता है। उसके बाद जब हम आगे इसको देखते हैं तो यूसुफ आदिल शाह 1498 में जब वो बीजापुर के हुक्मरान बनते हैं तो फिर इस रिवायत को बाकायदगी के साथ इसका आगाज़ हो जाता है, और फिर ये सिलसिला जो है वो आज तक कायम दायम है। हम आजकल के जो हमारी जनरेशन है उनको जब मेरे बहुत सारे जो ताज़िया बनाने वाले लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनको जो याद पड़ता है तो ये शाहजहां के दौर से ये सिलसिला जो है हमारे इलाके में शुरू होता है, और शाहजहां के दौर से मैं कहूँगी कि चिन्योट और झंग का इलाका, ये वो दो इलाके हैं जहाँ पर कि ताज़िया जो है वो बाकायदगी के साथ इसके बनने का आगाज़ होता है। और एक और मैं बात यहाँ पे बताती चलूँ कि जब
बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद इकट्ठे थे। तो उस दौर में कुछ लोगों को ये बात सुन के बड़ी हैरत होगी कि ताज़िया जब मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकलते थे और उसमें ताज़िया तो एक लाजिम जुज़्व लाजिम था, तो उसके साथ शिया हजरात उनके तो ताज़िए होते थे, लेकिन सुन्नी ताज़िया भी होते थे। और एक और दिलचस्प बात जो कि हमें तारीख़ में मिलती है वो ये है कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनके भी ताज़िए हुआ करते थे। अब ये बात आजकल के लोगों के लिए बड़ी हैरत की बात होगी, लेकिन ये वो कम्युनिटी थी जो दुख सुख और तमाम चीज़ों को इकट्ठे साथ लेके चलते थे। तो ये एक हमें रिवायत जो है ये भी मिलती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ताज़िया बनाने का जो एक सिलसिला होता था, तो ये तमाम दिनों पे मुहित होता था और मुख्तलिफ़ दिनों के अतबार से इसको बनाया जाता था, जिसमें कि जो मुख्तलिफ़ मुहर्रमुल हराम से वाक़यात एसोसिएटेड हैं उसमें आप उनके मेहंदी का ताज़िया बनता था, है बल्कि अभी भी घड़ोली का ताज़िया बनता है, फिर सेज का ताज़िया बनता है, इसी तरह दरबार का ताज़िया बनता है। तो ये मुख्तलिफ़ नौइयत के ताज़िए जो है बनाए जाते थे और अमूमन इनके लिए जो है देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि देवदार की लकड़ी जो है वो बड़ी पायदार समझी जाती थी, उसको वैसे भी बड़ा कीमती माना जाता है, तो इसलिए इसको बनाते थे। इसके अलावा ये कंपैरेटिवली लाइट होती थी वज़न में, तो इसको उठाना जो था बहुत आसान था। तो ये लकड़ी जो है, और इसको कश्मीर से और आप देखें तो सवात से, नॉर्दर्न एरिया से ये ख़ास तौर पे लकड़ी जो है वो मंगवाई जाती थी। और ये जो तमाम ताज़ियाँ हैं इनकी अगर हम हाइट देखते हैं तो ये 36 फीट तक जाती थी। मैं ये नहीं कहती कि सभी 36 फीट के थे, लेकिन 36, 34, 30, 31 इस तरह। और इनकी जो नीचे से चौड़ाई होती थी वो बाज़ औक़ात 9 फीट तक जो है वो उसको उसके बनाया जाता था। जब हम ताज़िए का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम उसको 3 हिस्सों में जो है डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा जो है वो तख्त कहलाता है, जो बेस है। दूसरा हिस्सा जो है वो मंजिल, और मंजिल जो है एक से ज़्यादा होती थी। और सबसे ऊपर का हिस्सा जो है उसको हम पालकी के नाम से याद करते हैं। अब ये पालकी जो है कुछ जगह पे पालकी है, कुछ जगह साहिबान है, और सबसे टॉप पे जो है उसको चांद तारा बोलते हैं। मतलब ये कि चांद और तारा जो है वो उसके ऊपर बनाया जाता था। और इनकी जब कंस्ट्रक्शन की जाती थी तो उसको बहुत ही अदब व एहतराम के साथ जो है वो इसे बनाया जाता था। और मुख्तलिफ़ इलाकों की अपनी खसूसियात थी जिनके मुताबिक इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता था। इसके बनाने वाले आर्टिजन्स जो हैं वो आज भी, मैंने जैसा कि जिक्र किया, आपको चिन्योट में, झंग में मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें लाहौरी ताज़िए भी मिलते हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों के ये ताज़िए आज तक हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात ये भी बताती चलूँ कि इनके ऊपर बाकायदा जो डिज़ाइन इस्तेमाल किए जाते थे उनकी बहुत एक सिंबॉलिक वैल्यू होती थी। और आप ये मत समझिएगा कि ये जो कोई फूल बना है या ये जो सितारा बना है वो बस रैंडम बन गया है, नहीं। उन सब की जो है एक बाकायदा सिंबॉलिक वैल्यू थी और उसके मुताबिक उनको बनाया जाता था। और ना सिर्फ ये कि डिज़ाइन, बल्कि जो रंगों का इस्तेमाल भी हमें ताज़िए में दिखाई देता है, तो वो भी एक ख़ास एक अहमियत के साथ जो है वो बनाया जाता था। तो ख़वातीन हज़रात, अब जब भी कभी आप ताज़िया देखें, जब भी उस जुलूस को अटेंड करें जिसको कि ये ताज़िया लीड कर रहा हो, तो हमेशा सोचिएगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत मोहब्बत, बड़ी अकीदत और बड़ी एहतराम से की गई है। और ये एक स्ट्रक्चर ही नहीं है, बल्कि ये अलामत है उस बहादुरी की और उस कुर्बानी की जिसको कि आज तक हम बड़े अदब व एहतराम के साथ याद करते हैं। और ये वो ताज़िए हैं जो कि आज भी हमारे सड़कों पे तो दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे दिलों में भी महफूज हैं। बहुत शुक्रिया।